नताशा महर के साथ। मैं स्कीइंग कर रही हूँ। 2016 में मैंने कोर्स किया था। क्यों किया? क्योंकि ऐसे ही अच्छा लगा मुझे स्पोर्ट्स। क्यों अच्छा लगा? क्यों अच्छा लगा? मेरे को वैसे स्कीइंग का पहले पता नहीं था, लेकिन जब मैंने बेसिक और एडवांस माउंटेनियरिंग कोर्स किया तो मुझे वो स्पोर्ट्स ऐसे लगा कि अट्रैक्ट हुई मैं उससे। माउंटेनियरिंग कोर्स के बारे में कैसे पता चला? माउंटेनियरिंग कोर्स के बारे में तो कॉलेज में पता चल गया था मेरे को, खुद ही पता चला था इंटरनेट के थ्रू। और एक दो दोस्त थे, वो लोग यहाँ पर ट्रैक करने आया करते थे, तो उन्होंने मुझे बताया था कि ऐसे ऐसे कॉलेज में कोर्स क्या होता पढ़ाई है। की हो? मैंने बीए इकोनॉमिक्स और इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, ये सब सब्जेक्ट थे मेरे। तो आप जो एरिया से आते हो, सोलान, राइट? सोलान में जितने भी आपके गांव के लड़की लड़के जो भी हैं, लड़की लोग सब कॉलेज में पढ़ाई करने जाते हैं? हाँ, मेरे साथ की तो जितनी भी लड़कियां थी वो मैक्सिमम मेरे साथ में थी पढ़ाई करने के लिए। इवन मेरी सिस्टर भी। तो मेरे गांव के आसपास तो एजुकेशन ठीक था। हाँ, बाकी जिसको नहीं पढ़ना था वो फिर खुद ही छोड़ देते थे। तो आप ऐसे। स्कूल लाइफ में डिसाइड किए थे आगे पढ़ोगे बोल के? हाँ, क्यों? डिसाइड तो किया था क्योंकि आई थिंक एजुकेशन ही ऐसी चीज थी जो मेरे को फ्रीडम दे सकती थी। उस समय आप ये सोचते थे? हाँ, सोचती थी। क्योंकि फादर ने वो हमेशा से ही दिमाग में माइंडसेट ही वैसा कर दिया था, बिल्ड कर दिया था कि ठीक है, एजुकेशन है तो तुम जॉब कर सकते हो और खुद कमा सकते हो। नहीं तो एजुकेशन नहीं होती तो आई थिंक मैं खेती बाड़ी ही करती और फिर बहुत जल्दी शादी हो जाती। तो एजुकेशन भी एक ऐसा ऐसा एक हिस्सा बना लाइफ का जहाँ पे मुझे अपने गांव से बाहर निकलने का मौका मिला, क्योंकि गांव में तो सिर्फ +1 +2 तक ही स्कूल थे। तो बाहर आई थिंक एक ये भी चीज़ हो सकती है कि उस टाइम पे जो मेरा माइंड था कि मुझे बाहर जगह देखनी है, सिटी कैसी होती है, सोलन कैसा होता है, तो वो सोलन मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ थी कि गांव से बाहर निकल के रोज़ वहाँ जाना, नए नए लोगों से मिलना, स्कूल का एटमॉस्फेयर देखना, मार्केट देखना। तो शायद वो भी एक कारण था। साथ में मुझे थोड़ा सा आइडिया था कि हाँ, मैं एजुकेशन करूँगी तो बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे। फादर का क्या रोल है? आप पिताजी के बारे में बताया कि बहुत अच्छा रोल है और बहुत बड़ा रोल है। वो हमेशा से ही बहुत ही स्टडीज और इन सब चीज़ों में बहुत अच्छे थे, बट उनको पढ़ाई करने का मौका नहीं मिला ज़्यादा। वो उनकी लाइफ के सर्कमस्टांसेस थे और जल्दी ही शादी कर ली उन्होंने, तो उस वजह से हम जल्दी पैदा हो गए, तो उनको पढ़ने का इतना शौक नहीं था। बट वो बचपन से ही बहुत ज़्यादा किताबें पढ़नी उन्होंने, हमारे घर में बहुत ज़्यादा बुक्स पढ़ते थे, वही थे एक जो बुक्स पढ़ते थे। तो वो हम तीनों को, मुझे, मेरे भाई और मतलब मेरी बहन को बहुत ज़्यादा ऐसे वो बोलते रहते थे कि ठीक है, पढ़ो पढ़ो। अगर आपका पापा वो सपोर्ट नहीं देते तो क्या होता आज की डेट में? आई थिंक नहीं कर पाते वो जो अभी हम हैं, केपेबल नहीं हो पाते शायद इतने मैंने आज इतने फ्रीडम इंडिपेंडेंट है जितना है। उनके नहीं होने के बाद भी जो उन्होंने एक लाइफ दी है कि हम अपने पैरों पे खड़े हैं, बजाय कि शादी करने के बाद किसी और के साथ रह के उनके साथ वो चीज़ सिक्योर लाइफ बनाए कि ठीक है। लेकिन अभी वो नहीं है, लेकिन हम अभी इंडिपेंडेंटली तीनों भाई बहन हम ये चीज़ें कर सकते हैं अपने अपने लिए। पापा का बहुत बड़ा बहुत सपोर्ट रहा है, बहुत बहुत बड़ा सपोर्ट रहा है। बहुत बड़ा। अभी वो नहीं है तो तब मैं ज़्यादा सोचती हूँ उस बारे में, क्योंकि जब वो थे तो इतना आई थिंक प्रेशर नहीं था और बहुत माइंड फ्री होके मैं इन सब चीज़ों को वो कर सकती थी। बट अभी वो नहीं है तो एक एक ऐसा हो गया है कि ठीक है, आपको एक स्टेबल जिंदगी के लिए जब आप बड़े हो गए लाइफ में तो वो ज़रूरी है, वो सब चीज़ें एक। सही बात है। हाँ,
तो आपके गांव से, आपके गांव का नाम क्या है नताशा? मेरे गांव का नाम है कोठी देवरा। और कोठी देवरा से सोलन कितना दूर है? वो है 7 किलोमीटर। और नियरेस्ट? नियरेस्ट सिटी है वो, बड़ी सिटी है, एजुकेशन हब है एक्चुअली में सोलन जो है। हाँ, शुरू से ही। राइट। तो आपको वो एक्सपोजर मिला है कि स्कूल कॉलेज? हाँ, इसीलिए मैंने कहा ना कि आसपास के जो मेरा गांव का इन्वायरमेंट भी था वो मैक्सिमम ऐसे थे कि अच्छा ही था। लड़कियां पढ़ती थी, हालांकि अभी उनकी शादी हो गई है, बट मेरे साथ एक उम्र तक, एक कॉलेज की उम्र तक सबने, जो मेरे साथ स्कूल में भी थे लड़कियां उन्होंने भी, और लड़के भी, उन्होंने सबने स्टडी करी कॉलेज तक। और फिर कॉलेज से पहले आपको एडवेंचर्स के बारे में पता था, स्कीइंग या ऐसे कुछ होता है? यस, बचपन से ही पता था आई कैसे थिंक। पता है? क्योंकि पैदा होने के तुरंत ही बाद में नाना नानी के पास सिर्फ चली गई। नाना नानी मेरे ऐसी जगह पे रहते हैं जैसे आज भी वहीं रहते हैं, तकरीबन 60-70 साल होने लग गए उनको उसी जगह पे। तो चारों तरफ से वो फॉरेस्ट एरिया है। कौन सी जगह है ये सिरमौर में। सिरमौर? हाँ जी, दिदक करके गांव है एक ना, जी, उसमें। तो गांव काफ़ी दूर है, गांव कम से कम 7 से 8 किलोमीटर दूर है, और जो उनका घर है मतलब आमने सामने ऐसे दिखता है। तो उस एरिया में आपका एक ही घर है, जो आज भी एक ही घर है ना, वहाँ पे कोई रोड है। वो आज भी ऐसे ही जाते हैं जैसे पैदल जाना, उन्होंने काफ़ी बुजुर्ग हो गए हैं, पैदल आना जाना उनका वही से नेचुरली चीज़ों में। हाँ जी। हर एक छोटा चीज भी करना है तो एक हाँ, स्ट्रगल। तो मैं ऐसे एटमॉस्फेयर में रही जहाँ पे मेरे को 2-2, 3-3, 4-4 किलोमीटर हॉस्पिटल के लिए भी उतना ही जाना पड़ता था। बट उस टाइम पे नाना नानी यंग थे, मेरे मामा भी यंग थे। तो कुछ टाइम के बाद उनकी फॉरेस्ट में ऐसे वो हो गया, जॉब लग गई मेरे मामा की। तो फॉरेस्ट गार्ड, हाँ, फॉरेस्ट गार्ड थे। जी। तो जैसे हमारे गांव के नाना नानी के गांव के आसपास जैसे जंगलों में आग लगती थी, तो हम जाया करते थे बुझाने के लिए, मेरे को भी ले जाते थे। वो पाइन की नीडल्स में जो आग लग जाती है? हाँ जी। ओके। जो गर्मियों में लग जाती है एकदम ही, या तो कोई लगा देता है या फिर खुद से ही लग जाती है। तो मेरे मामू एक्चुअली में उस एरिया में वही पोस्टिंग थे, और लोगों के घर बहुत दूर दूर थे, और उस टाइम पे ना ज्यादा गाड़ियों की, व्हीकल की सुविधा भी नहीं थी। तो वो कभी एकदम अचानक लग गई तो आग, तो और लगती थी हमेशा ही। तो तब वो उस टाइम पे क्या करते थे, नाना नानी को भी, मेरे नाना नानी उनकी हेल्प के लिए चले जाते थे, तो मैं अकेली होती थी। बाकी मेरी मासी, मेरी शादी हो गई थी सबकी, और मेरे दूसरे मामू सोलन में रहते हैं, तो वो वहीं पे जॉब करते थे। तो वो अकेले होते थे, तो उनको कभी फोन आ गया कि, कभी पता चल गया कि अच्छा दिख रहा है कि आग जल रही है, तो उनकी ड्यूटी थी, वो जाते थे, तो नाना नानी उनकी हेल्प करने जाते थे। फिर मेरे को पीठ पे ले जाते थे कई बार मैं, मतलब मेरे को साइड में बिठा के, एक वो पाइन ट्री का वो होता है, तो उससे बुझती है आग, उसी का कोई बुश? हाँ, बुश से मार के ऐसे भी होता था। और कई बार जैसे जिस पॉइंट से आग लगी है उसके दूसरे पॉइंट पे वो आग लगा के, वो आग वहीं पे आपस में मिलती थी, फिर वहाँ मिलती थी, वो बंद हो जाती थी फिर आग। मैंने एक जोन बना दिया जाता था कि यहीं के अंदर आग जल के जो भी है वो खत्म हो जाए। ओके। उसके बाद वहाँ पे जैसे हिमाचल में तो आपको पता है देवी देवताओं का कितना होता है, तो वहीं पे एक 3000 मीटर के एक पीक भी नहीं बोल सकती, ऑल्टीट्यूड में एक देवता है, तो वो उनकी पूजा के लिए जाया करते थे हमेशा। तो मेरे को बहुत बार ऐसे लेके गए पीठ पे, मैं खुद भी फिर जब बड़ी हुई तो खुद चल के गई हूँ। तो ये सब चीज़ें, फिर मेरे मामा को काफ़ी शौक था कि जैसे शाम को, रात को उन्होंने जाना, चिकन ले लिया, कुछ ले लिया, और फिर हम जंगल में जा रहे पिकनिक मनाने। फिर दिन में भी हमारे को इकट्ठा कर करके, जैसे मेरे भाई बहन आते थे, तो उस टाइम पे हमें सबको इकट्ठा करके ले जाया करते थे। एक लाइफस्टाइल में ये जो चलना, उतरना, ऊपर जाना, नीचे आना, ये एक लाइफस्टाइल में चीजें आ गई। फिर उसके बाद जब मैं सोलन आई तो उस टाइम पे बहुत ऐसे बीसीआर ये वाला वो होता था। बीसीआर का मतलब? वो जो एक कैसेट वाली वो नहीं होती अच्छा, है? वीसीआर वाला हाँ जो जी, होता हाँ है। जी, हाँ जी। अच्छा। वो एक टीवी होता था, तो मेरे पापा, मेरे दादा ने वो लेके रखा था, तो उस पे वो बहुत सारी मूवीज दिखाते थे। एक बार वो डीडी न्यूज पे, बहुत ही छोटी थी मैं, मुझे जहां तक अभी याद है, डीडी न्यूज था, क्या था कि एक लद्दाख की ना एक डॉक्यूमेंट्री थी, और वो नेशनल टीवी पे आती थी उस टाइम पे। तो उसमें क्या बताते थे कि कोई वहां पे कैसा होता है कि कोई
आदमी मर जाता है तो उसकी लाश को वो कौवे आके खाते हैं। हाँ एक रिलीजन में ये है। हाँ जी हाँ शायद से वही मैं सही बोल रहा हूँ कि नहीं पता नहीं, आप बता पाओगे कि एक रिलीजन में होता है कि वो लाश को जलाते भी नहीं ना दफनाते हैं। हाँ जी, वो नेचर को दे नेचर देते को हैं दे देते हैं। और वहाँ पर वो नेचर से ही पक्षी एंड जो भी है नेचर के जो भी एनिमल्स एंड वाइल्ड लाइफ हैं वो उसको खाते हैं हाँ जी और वो उसमें उसको ही अपना फूड बनाते हैं एंड दिस इज। हाँ, फिर स्कूल में भी ऐसी चीज़ें हुई कि मैं हमेशा ही ये ज्योग्राफी और इन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट भी रखती थी। और फिर थोड़ी सी बड़ी हुई, जैसे ये टीवी चैनल पे वो बेयर ग्रिल्स टाइप की वो चीज़ें आती थी, वो देखते रहते थे, तो वो ऑटोमेटिकली मैं बहुत ज़्यादा इंस्पायर होने लग गई उन चीज़ों से, हमेशा से ही, बचपन से ही। तो कौन सा एज होगा जब से आपको ये देखना या अच्छा लगना? एज तो आप ये देखो, आप 5-6 साल से ही मैं उस माहौल में रही हूँ, तो उस टाइम तक तो मेरे को आइडिया नहीं था कि क्या करना है। बट मुझे इतना आइडिया है कि जब मैं थोड़ी सी रियलाइजेशन जैसी फील्ड में थी कि मुझे क्या करना है लाइफ में, तो मुझे हमेशा से ही पता था वो कि मुझे यही करना है, अगर मैं बड़ी होंगी तो मैं यही करूँगी, ऐसे डिसाइडेड। हाँ जी हाँ जी, शायद इतना एक आइडिया नहीं। सबकॉन्शियस माइंड में था कि मेरे को ये करना है, हाँ मुझे ये करना, और ये आप बोल रहे हो स्कूल लाइफ में था? हाँ, हमेशा से ही था वो तो। अब आते हैं स्कूल से कॉलेज में। हाँ जी, आपका कॉलेज का जर्नी कैसा रहा? कॉलेज का जर्नी बहुत अच्छा रहा था। मैं बहुत ही शांत किस्म की स्टूडेंट थी, जाती थी कॉलेज, वापस आती थी। फ्रेंड सर्कल भी बहुत अच्छा था और क्लासेस भी सारी अटेंड करती थी। आपके लाइफ में फ्रेंड सर्कल का क्या इम्पैक्ट रहा है अभी तक जहाँ पहुँच पाए हो आप? बहुत कम दोस्त हैं और ज़्यादा दोस्त नहीं है। उस टाइम पे भी मैं इंट्रोवर्ट टाइप की इंसान थी, तो अभी थोड़ा गाइडिंग की फील्ड में हूँ, तो थोड़ा सा एक्सट्रोवर्ट हो चुकी हूँ मैं कि ठीक है बात करनी चाहिए। बट उस टाइम पे बहुत ही, तो 2-3 फ्रेंड थे, वो अभी तक मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। एकदम हाँ हाँ, कॉलेज के और गांव के दोस्त हैं, तो वो अभी तक बहुत अच्छे दोस्त हैं। सोलफुली कनेक्शन एक बन गया है, बोल सकता हूँ कि ये टर्म, मतलब जिसको आप सच में दोस्त बोल सकते हो। यस करेक्ट। यस। कोई एक मेरा दोस्त है, उसने एक शब्द बोला था, यार दोस्त बहुत कम होते, जानने वाले बहुत होते हैं। हाँ जी हाँ जी। राइट। तो एनी हाउ, तो वही बातों से मेरे को वो कनेक्ट हुआ। तो कॉलेज के ड्यूरेशन में फिर आप कॉलेज जब ख़त्म हुआ आपका, तो कॉलेज के बाद जब आप एडवेंचर के लिए आप सोचे कि पहले तो आपको अच्छा लगता है जो समझना है, फिर इसको प्रोफेशन बनाओगे, इसके ऊपर ट्रेनिंग लोगे, ये सब चीज़ कब आया आपके जहन में? तो प्रैक्टिकली अगर मैं बताऊं, ये सब जो मैं बता रही हूँ वो एक मसल मेमोरी है, जितना मुझे याद है। अभी भी मेरे से कोई पूछता है तो इतना ज़्यादा डिटेल में मुझे नहीं लगता कि कोई भी इंसान इतने डिटेल में अपनी लाइफ के बारे में बता सकता है। जो मेन मेन मोमेंट है वो मैं बता सकती हूँ आपको। जो फर्स्ट मुझे लगा था कि हाँ, मुझे आई थिंक ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, पहले लगा एजुकेशन कि ठीक है एजुकेशन मैं करती हूँ। दूसरी जब मैं चीज़ पे आई कि उस टाइम पे ना छोटी थी मैं, बट ऐसा था कि गांव में कैसा माहौल होता है कि शादी 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 बहुत ज़्यादा होता है, तो बहुत रिश्ते आते थे मुझे कि ठीक है अब इसकी शादी कर लो। और क्योंकि जो मेरी उम्र की लड़कियां थी, कॉलेज होने तक उनकी सगाई एंगेजमेंट हो गई थी, तो जैसे ही वो पास आउट करती थी उनकी शादियां हो जाती थी। वो मुझे कभी फील नहीं हुआ कि मुझे शादी जब करनी स्कूल है। पास आउट हो जाते थे, कॉलेज 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 पास आउट कॉलेज होते की उसके बात बाद, कर रही हूँ मैं। राइट हाँ, राइट राइट। तो वो मुझे ना कभी ऐसे लगा नहीं, क्योंकि मैंने हमेशा फैमिली में क्या देखा बचपन में, मेरी मदर की बहुत छोटी उम्र में शादी हुई है, फादर की भी छोटी उम्र में शादी हुई। वो स्ट्रगल ही मेंटेन रहा हमेशा, मतलब लाइफ में हम खुश तो बहुत है, अभी भी खुश हैं, जितना आप स्ट्रगल करते हो उतने उस हिसाब से आप बहुत हैप्पी लाइफ है। बट बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि मैं अभी पहाड़ चढ़ती हूँ और मेरे घर वाले वो चीज़ से बहुत अवेयर नहीं है, उनको इन सब चीज़ों से ज़्यादा आइडिया नहीं है। तो उसको और उसको कंपैरिजन करोगे तो वो शायद खेती बाड़ी स्ट्रगल और उसी में रह जाएगा। उनके मुकाबले तो मैं बहुत कुछ देख चुकी हूँ, घूमना, ये सब करना। तो वो सब चीज़ें आई थिंक मुझे उस टाइम पे पता था कि नहीं, एक अच्छी स्टेबल लाइफ बनानी है। बट उससे ज़्यादा मुझे ये पता था कि ये मेरा पैशन है, मैं इसको करूँगी चाहे कुछ भी हो जाए, मेरे को इसको परस्यू करना है। तो फिर जब मैं कॉलेज के बाद मैं एकदम से मैंने थोड़ा सा 2-3 जॉब करी बीच में,
तो उस टाइम पे भी मैं जब जॉब करती थी तो मैं हमेशा लैपटॉप कंप्यूटर पे, जहाँ मैं जॉब करती थी वहाँ मुझे लैपटॉप और कंप्यूटर मिले थे। तो वो भी मुझे जॉब तब मिली थी क्योंकि उससे पहले मैंने कंप्यूटर कोर्स किया था तो मुझे आता था चलाना उसको। तो मैं उसमें माउंटेन सर्च करती रहती थी। तो वो जो मेरे सर थे वो बोलते थे तू क्या सर्च करती रहती है, ये तेरे को काम देते हैं तो ये सब ये नहीं करती है, तू क्या सर्च करती रहती है। तो वहाँ करते करते एक मेरे कॉलेज का ही दोस्त था तो उसने कहा कि ऐसा ऐसा कोर्स होता है, तू सर्च कर इसके बारे में, मैंने बस सुना है। मैंने पूरा का पूरा उसको खोला, कहाँ है, क्या क्या इंस्टीट्यूट है, कौन कौन से इंस्टीट्यूट है। तो मैंने नेहरू माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट, उसमें सबसे पहले फॉर्म अप्लाई किया। तो उसमें किया तो उसमें मुझे उन्होंने 2017 या 16 की डेट दी 1 महीने के कोर्स के लिए। तो फिर मुझे पता चला कि मनाली में भी है, तो फिर मैंने मनाली के लिए फॉर्म भरा। और मैं बहुत सीरियस थी उस चीज़ के लिए, बहुत ज़्यादा सीरियस थी और मुझे पता था कि मैं ये करूँगी। क्योंकि उससे पहले वो माहौल नहीं था कि घर से एक दिन भी बाहर जाने दिया जाता था, घर पे ही रहते थे हम। तो वो मेरे लिए एक ऐसा भी था कि ये जवानी है दीवानी वाला मूवमेंट, मतलब कि ठीक है आप जा रहे हो बाहर पहाड़ों में जा रहे हो ऐसे। तो वो मैंने बहुत सीरियसली लिया और बहुत प्रैक्टिकली लिया उसको। मैंने अपने घर वालों को बताया, मेरे फादर एग्री नहीं हुए। उन्होंने मेरे को बोला कि ये क्या चीज़ है, उटपटांग चीज़, तू क्या कर रही है, ये तो मुझे इसमें कोई करियर भी नहीं लग रहा, चुपचाप से अपना पढ़ाई करो और कुछ और देखो। बट मैंने उनको 1-2 महीने बचे थे, सितंबर में मेरा कोर्स था, तो मैंने उनको इतना ज़्यादा कन्विंस कर दिया कि वो मेरे को खुद ही छोड़ने आ गए थे कि ठीक है तुम क्या करना चाहती हो, मैं देखना चाहता हूँ। वो मनाली आए, उन्होंने मुझे यहाँ छोड़ा। वो यहाँ के जो डायरेक्टर है उनसे मिले, उन्होंने उनको बोला कि मुझे समझाओ कि ये क्या होता है, ये तो मुझे समझा नहीं पा रही, आप मुझे समझाओ। तो उन्होंने उनको पूरा डिटेल में समझाया और बोला कि 1 महीने के बाद आप इसको लेके जाओगे तो ये बहुत डिफरेंट होगी। ये जो अटल बिहारी माउंटेनिंग इंस्टीट्यूट है उनके जो डायरेक्टर है उनके साथ वार्तालाप हुआ आपके पिताजी का? हाँ जी, नानक सर थे, उनके साथ हुआ। तो वो जो कोर्स था उससे पहले मैं ट्रैक करती थी, बट उस कोर्स में डिसिप्लिन एक जो चीज थी मेरे। आप एग्री हो गए थे नानक सर का बात सुन के? एग्री नहीं हुए, बट उनको पता था कि मैंने पैसे दिए और मैं 1 महीने यहाँ तक आई हूँ और वो छोड़ने आए हैं मुझे, तो उनको लगा 1 महीने की चीज है। और पैसा देने टाइम पापा ने कुछ बोला नहीं कि नहीं दिए हैं? राइट, हाँ जी, वेरी गुड। उन्होंने सपोर्ट ही किया है मुझे, आपके ऊपर ट्रस्ट था? हाँ जी। तो वो जब कोर्स के दौरान? हाँ जो, तो वो मान गए उस चीज के लिए कि ठीक है, पर उनको ऐसा लगा कि 1 महीने का ही टाइम पीरियड है, ये 1 महीने में वापिस आ जाएगी घर, कोई बात नहीं। फिर हम देखेंगे क्या होता है उसके बाद। हाँ। ओके ओके। तो उसके बाद मुझे एक और लड़की मिली कोर्स में यहीं की। तो वो भी मेरी उम्र की थी और हम दोनों सेम ही प्रोफेशन में थे, उसके फादर भी सेम डरे रहते थे उसके लिए। तो उसने मुझे अपने फादर से मिलाया, मैंने उसको अपने फादर से मिलाया, बैलेंस बना। हाँ, तो हमने बहुत ऐसे ट्रैक एक्सपीडिशन स्टार्ट कर दिए उसके बाद। तो वो मेरे घर भी जब आई तो मेरे फादर को थोड़ा सा ऐसा लगा कि ठीक है इसके साथ कोई और भी है जो ये कर रही है। पर मेरे फादर कंटिन्यूसली मेरे को बोलते रहते थे कि छोड़ो ये छोड़ो, और भी बहुत सारे काम है उसको करो। लेकिन जब मैंने बहुत ही लंबा टाइम दे दिया ना इस चीज को, तो 1 महीना से ज्यादा नहीं, 2-3 साल, ओके 4-5 साल। 1 महीना जब खत्म हुआ तब पापा से जब कोई बात हुआ तो पापा ने बोला कि भाई तेरा तो 1 महीना हो गया अब और नहीं, ऐसा कुछ हुआ? यस, ऐसा उसको हुआ। कैसे हैंडल ऐसा किया? हुआ, थप्पड़ पड़े थे। कोई नहीं, क्योंकि मेरे को तो अभी भी मेरे घर वालों से थप्पड़ पड़े थे और ये बोला था कि अपने से बड़ों से तुम जुबान चला रहे हो, तुम्हारे को जब बोल दिया कि एक बार नहीं करना तो नहीं करना। तो वो इमोशनली भी हो गए थे उस टाइम पे कि ये इतने टाइम घर से बाहर कैसे रह सकती है। उनको बहुत केयर थी, वो सपोर्टिव थे, स्टडी में सपोर्टिव थे, हमारे हर चीज में सपोर्टिव थे। बट आप सोचो अब एज अ पेरेंट्स, जो खुद ही बहुत छोटे में जिन्होंने बहुत सारा स्ट्रगल देखा, वो अपने बच्चों को एक गार्ड से प्रोटेक्ट करके रखते हैं। तो वो मैं निकल चुकी थी वहां से। और आपके लिए भी शायद से पहली बार होगा कि घर से आप इतना दिन के लिए पहली बार निकले हो। हाँ, और एक चीज मैंने लाइफ में रियलाइज की कि ठीक है आपके मदर फादर बहुत ज्यादा आपके लिए ना प्रोटेक्टिव रहते हैं और वो चाहते हैं कि हमारा बच्चा वही करे जो प्रोटेक्टिव है। पर कई बार ऐसा होता है कि
मैं ये नहीं बोलूंगी कि वो गलत थे, शायद वो जो बोलते हैं वो मैं करती थी, शायद मैं और आज की डेट में कहीं और होती, क्योंकि वो इतना ज्यादा राइट थे अपनी लाइफ को लेके, उनको हर चीजें एक्सपीरियंस ज्यादा था। बट आई थिंक जो मैं कर रही हूँ वो मुझे समझाने में उनको टाइम जरूर लगा, बट वो जब इन दी एंड समझे तो वो नहीं थे। बट कहीं पर भी है वो देख तो रहे हैं, अगर आप हाँ, वो होप फिलोसफी सो, में बिलीव करते होप हैं। सो। बट बहुत प्रैक्टिकल लाइफ दी है उन्होंने मुझे, तो मैं भी बहुत प्रैक्टिकल सोचती हूँ कि एक्चुअली मैं वो लास्ट में 2021 20 21 22 में जब मैं थोड़ा ऐसे बहुत ज्यादा इसमें प्रोफेशनलिज्म से ऐसे घुस गई थी बहुत ज्यादा, उनको पता चल गया था कि अब इसके अलावा ये कुछ करने नहीं वाली है, तो वो उस चीज को अंडरस्टैंड करना स्टार्ट कर दिया था उन्होंने। उससे पहले वो एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर दिया हाँ कि अब अंडरस्टैंड करते थे, वो समझ गए पढ़ते थे। थे, अच्छा। चीजें देखते थे कि ये क्या करना चाहती है, और घर में भी उन्होंने वो सब किताबें लाना स्टार्ट कर दी थी। जो आपके फील्ड रिलेटेड है। हाँ, बहुत पढ़ते थे, मेरी फोटोज शेयर करते थे, लोगों को बताते थे, गांव में भी आसपास लोग आके पूछते थे कि ये क्या कर रही है, कहाँ है ये, हमने आज उसकी फोटोज देखी, उसने आज ऐसे किया, अच्छा हमने उसकी फेसबुक पे और हमने इंस्टाग्राम पे फोटो देखी, तो वो ना उसके बाद उस रिसर्च मोड में घुस गए पूरे। और उनको पहले से ही पता था, बट आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि वो रिस्क फैक्टर था उनके उसको लेके। आपका लाइफ का रिस्क ये हाँ एडवेंचर के साथ इन्वॉल्व है, तो उस हाँ चीज को और साथ ज्यादा से समझने के लिए वो खुद रिसर्च करना शुरू कर दी इस चीज के लिए, हाँ प्लस साथ में प्रमोट भी कर रहा है। हाँ। और आपके गांव से मैं जितना समझ पाया, आपके गांव में शायद से आप पहला बंदा होगा जो ये पर्टिकुलर डोमेन में आया हाँ जी, जिसमें फुल हाँ एडवेंचर जी, ही हाँ जी, एडवेंचर मेरे है। गांव से लड़के भी नहीं है अभी, ऐसे मैं ही आई थिंक मैं ही थोड़ा सा ऐसे निकली हूँ बाहर इस फील्ड में, जहाँ पे अभी अभी मैं उनको ये भी नहीं बोल सकती कि मेरी लाइफ बहुत डेंजरस है, क्योंकि सबसे पहले ये पहाड़ी इलाका है। तो पहाड़ी इलाका में तो ऐसा है कि अगर आप 6-7 thousand मीटर पे जा रहे हो और बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीम कर रहे हो, तब जाके उनको डर लगेगा। नॉर्मल 2-3 हजार में हाइक कर रहे हो, जा रहे हो, तो वो बोलते हैं कि अच्छा टूरिज्म का काम कर रही है। अच्छा। हाँ, ओके ये ओके है एक ओके। मेंटालिटी एक पूरे माइंडसेट हिमाचल बना में। हुआ है। हाँ, हाँ क्योंकि हाँ। यहाँ पे बिजनेस यही है। पूरा मतलब हाँ इकोसिस्टम जो है या हाँ इकोनॉमिकल मॉडल जो बिजनेस हाँ हिमाचल का है, पूरा टूरिज्म हाँ के ऊपर ही पनपता है। तो कहीं पर भाई अगर लोगों के साथ आप जा रहे हो तो तो वो कहाँ जा, बिजनेस है। बिजनेस हाँ, है। बिजनेस है। और अगर आप एवरेस्ट जाके आए हो तो ही वो इससे सोचेंगे कि हाँ बहुत अच्छा, एक्सट्रीम कर तब रहे हुआ। हो। ओके। हाँ वैसे एवरेस्ट भी बिजनेस है। हाँ, अब तो एवरेस्ट में भी ट्रैफिक जाम होता हाँ है, आप जी, सबके लिए बता दूं। हाँ जी, और अ, अब आप पहुंच गए, एडवेंचर में घुस गए, हाँ जी, फैमिली हाँ जी, एक्सेप्ट कर लिया, हाँ जी। ठीक है। जब से फैमिली एक्सेप्ट किया और अब तक कितना समय बीता है, कोई आइडिया है? अ, मेरी मदर तो बहुत पहले से ही उनको पता था कि वो कभी मेरे मतलब ऐसे नहीं गए, वो वरिड थे। मेरे फादर मुझे ऐसा लगता है कि एक्सेप्ट उन्होंने बहुत पहले ही कर लिया था, बट वो बहुत वरिड रहते थे कि ये घर से दूर रहती है, तो उनका ना वो मेरे से एक एंगर लेवल था, हमेशा गुस्सा था। ओके ओके। वो कभी जाहिर नहीं कर पाए उस चीज को कि ये घर नहीं रहती है, ये बाहर ही रहती है, और इस और मैक्सिमम टाइम आउट ऑफ नेटवर्क रहती है, फोन नहीं लगता इसका। तो मुझ वो एक्सेप्ट उनको था, पता था कि ये कुछ क्रेजी कर रही है, कहीं जा रही है या टांग तोड़ेगी, हाथ तोड़ेगी, कुछ भी करेगी, स्पोर्ट्स में है। बट वो जो उनका मुझसे मेन गुस्सा मुझे अब जो समझ में आता है वो यही था कि मैं घर कम जाती थी और फैमिली के साथ समय कम समय बीतता है, उनके बिताती साथ, थी, कम राइट। बिताती थी। आई थिंक अगर मैं उस टाइम पे वो बैलेंस कर पाती तो शायद से शायद ये मिस हो उनको, जाता। आई डोंट नो। मतलब क्योंकि आप जो काम कर रहे हो उसके लिए ये टाइम खुद चाहिए। टाइम मांगता है, ठीक है। तो आप जब इंस्टीट्यूट में अटल बिहारी वाजपेयी माउंटेनिंग इंस्टीट्यूट में जब आप ट्रेनिंग ले रहे थे, उसी समय आप बहुत सारे डोमेन्स को देखे, राइट? तो उसमें से आपने स्कीइंग और रनिंग को क्यों लिया? रनिंग मेरी लाइफ में थोड़ा लेट आया है। नॉर्मली ट्रेनिंग के लिए मुझे पता था कि रनिंग है, बट मुझे ऐसा लगता है कि जो डर होता है ना इंसान के मन में, वो डर तो जीवन भर साथ रहने वाला है। तो उस डर को आप कैसे अपने हक पे एक अच्छे वे से ले सकते हो, और उस डर को आप ऐसे बना दो जैसे कि पार्ट ऑफ लाइफ। पार्ट ऑफ लाइफ।
और वो जैसे आप गाड़ी चला रहे हो पर वो डर पिछली सीट पे बैठा है। करेक्ट। भाई तू है मेरे साथ, बट ठीक है, मैं तेरे को रिस्पेक्ट भी दे रहा हूँ, बट हाँ, उसके साथ काम करना भी स्टार्ट कर रहा हूँ। हाँ। तो तब वो चीजें जब लाइफ से गई तो एक्सट्रीम्स, मेरा मन हमेशा एक्सट्रीम स्पोर्ट्स में किया है। ट्रैकिंग आप ऐसे कह सकते हो कि हम उसको ऐसे नहीं बोल सकते कि ट्रैकिंग तो सब कर सकते हैं, लेकिन आपको एक्सपीरियंस के लिए ना ऐसे जड़ से ही आपको रेडी होना पड़ता है चीज़ें। जैसे ट्रैकिंग स्टार्ट करी, फिर उससे और एक्सट्रीम लेवल एक बढ़ा, स्टेप है, डिफिकल्टी step by लेवल step और है। बढ़ा और बढ़ा और बढ़ा, तो एक्सपीरियंस भी बढ़ता जाता है। लोग जो आपसे आसपास मिलते हैं वो आपको बहुत कुछ सिखाते हैं। जो गाइड हो गए, सीनियर्स हो गए, उनसे आप अगर सीखते जाओगे तो शायद मुझे ऐसा लगता है कि वो उससे डर भी खत्म हो जाएगा, आपकी लाइफ में सीखने को भी बहुत कुछ मिलेगा, और एज ए ह्यूमन बीइंग भी आप बहुत बहुत पोलाइट। ग्रो करोगे, हाँ जी। चीज़ों को समझोगे और अच्छे से। तो आप एज स्टार्टिंग आप क्या किया, एज ए ट्रैक करना, ट्रैक करके गाइडिंग करना, या कैसे, क्या हाउ हाउ द जर्नी ऑफ योर प्रोफेशन, ये कैसे कैसे चला? मैंने कोर्स किए, बेसिक कोर्स किए, एडवांस कोर्स किए, स्कीइंग कोर्स किए, ट्रैकिंग गाइड कोर्स किए। फिर उसके बाद मैंने इंस्टीट्यूट में 3-4 महीने जैसे एडवेंचर कोर्स चलते हैं ना, मैंने और मेरी जो फ्रेंड मैंने आपको बताया, हम दोनों ने काम किया। फिर हरियाणा टूरिज्म के साथ हमने काम किया। Okay. फिर एक जो यहाँ पे लोकल कैंप साइट, ये एडवेंचर कोर्स चलाने, जो हरियाणा टूरिज्म के बच्चे आते थे, स्कूल के बच्चे आते थे, अच्छा। तो उनको हम 5 दिन का कोर्स देते थे कि एक दिन रिवर राफ्टिंग होती थी, एक दिन ये रॉक क्लाइंबिंग होती थी, एक दिन ये आपका ट्रैकिंग हो गया। डिफरेंट डिफरेंट हाँ जी, मॉड्यूल्स रहता था। हाँ जी। हरियाणा टूरिज्म वाले आपको कैसे जाने? हरियाणा टूरिज्म मुझे नहीं जानते थे, वो इंस्टीट्यूट के साथ उनका सीधा टाइप था, जी, तो जी। इंस्टीट्यूट के थ्रू हम के पास एज ए इंस्ट्रक्टर वहाँ जाते जी थे। जी हाँ जी जी, हाँ जी, जी। आपको भी वो जानना शुरू हाँ किया जी, ना, हाँ जी। आपको और वो मैडम को जो हाँ आपके जी, साथ हाँ थी, जी। राइट? हाँ प्लीज। तो उसके बाद धीरे धीरे करके वो फिर सेम ही वो हो गया मेरे को ना, कि कैंपिंग में और इंस्ट्रक्टर, एज ए इंस्ट्रक्टर काम कर रहे हो, बट मुझे एक्सपीडिशन ट्रैक्स ये सब करने थे। क्यों? क्योंकि वो शुरू से ही करने थे, स्टार्टिंग से पहाड़ों में बचपन वाला बस्ता सीन है। ओके बस्ता लेके जाना था, ओके ओके ओके। तो पहाड़ों में बस्ता लेके जाना था। बैग उठा के जाना था। पुराने जो मेमोरीज है हाँ, वहां से सेटअप है ये पूरा। ओके हाँ हाँ। प्लीज, उसके बाद। और पैसा ठीक मिलता था उस टाइम पे, अच्छा था, बट वो एक्सपीरियंस भी बहुत मैटर करता है। तो फिर मैंने प्राइवेट कंपनी में, मनाली में आसपास प्राइवेट कंपनी में काम करना स्टार्ट किया। तो पहली कंपनी जो यहीं की लोकल कंपनी थी, उन्होंने मुझे भृगु लेक वो भेजा, बट मैं एज अ हेल्पर गई उसमें। हेल्पर गई, जिसे सामान सपोर्टिंग उठाया। स्टाफ बोलते हैं। हाँ जी, ठीक, हेल्पर गई, ठीक। और ये कुकिंग में हेल्प करी, और ये जो टेंट लगाने में, इन सब करने में एज अ गाइड नहीं गई। मैंने देखा कि गाइडिंग कैसे करते हैं, तो बहुत ही प्रोफेशनल गाइड थे हमारे उस टाइम पे, और वो बहुत बाहर के क्लाइंट थे, वो फॉरेनर क्लाइंट थे। तो उनके साथ वो सब चीजें सीखी, तो धीरे 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 ऐसे करते करते और जगह से भी मेरे को एज अ गाइड काम मिलने लग गया। जब आप हेल्पर के जैसे काम कर रहे थे, लोग आपको कैसे देख रहे थे जो साथ में टूरिस्ट जा रहे थे, जिनको वो मेन गाइड लेके जा रहे थे, जैसे फॉरेनर ग्रुप था बोल रहे थे, हाउ दे लुक्ड अपॉन यू? आई थिंक उस टाइम, अभी तक मुझे लगता है कि मनाली थोड़ा सा तो ग्रो हो चुका था, इतना भी नहीं हुआ था, लेकिन जो लोग कम्युनिटी में हैं, हाइकिंग ट्रैकिंग कम्युनिटी में, उनको समझ में आता है कि ठीक है, एज अ मेल फीमेल कुछ नहीं है, पर गाइड है तो ठीक है। उनको तो बहुत ही अच्छा लगा, मैं साथ में गई, उनको लगा कि यंग लड़की है, सीखना चाहती जो है। वो टीम के मेंबर्स थे। हाँ जी, हाँ जी। जैसे गाइड हो गया, हाँ बाकी जी, जो हाँ मेंबर्स जी। हुआ, राइट? तो बाकी जब मैं वापस आती थी गांव में, तो औरतें जब पूछती थी कि कहाँ गई थी, कहाँ गई थी, तो गांव का जो माहौल था, वो उनको आंसर देना थोड़ा वियर्ड लगता था कि अच्छा कहाँ गई थी तू, वहां तुम टेंट में अकेले सोते हो, कौन तुम्हारे साथ सोता है, बहुत सारे लोगों के साथ सोते हो। ऐसे क्वेश्चन आज भी जो यहाँ की लोकल लड़कियां हैं उनको बहुत बार पूछते हैं, क्योंकि एक तो जो माउंटेनियरिंग कम्युनिटी है अब 2015 से 2025 में बहुत ज़्यादा ग्रो कर चुकी है 10 सालों में, जहाँ पे लोग अंडरस्टैंडिंग करते हैं कि क्या है। बट गांव में अगर आप जाओगे तो उन्हीं लोग जो बैकवर्ड एरिया में या किसी भी लोकल गांव में जाओगे, तो आई थिंक उन लड़कियों को थोड़ी सी दिक्कत तो होती ही है। सोसाइटी उसको अलग अलग हाँ, एंगल दे हाँ, देते हैं, हाँ।
अलग अलग Yes. एंगल के चश्मा से देखना कि स्टार्ट कहाँ करते जा रही है ये, तो बाहर के लोगों के साथ कहाँ जा रही है पहाड़ पे। तो वो अलग एक उनका नजरिया है जो कि अभी शायद चेंज हो चुका है, और लड़कियां यहाँ की चेंज कर रही हैं। यहाँ की बहुत सारी लड़कियां बहुत अच्छी गाइडिंग करती है, और उनके मदर फादर भी उनको उन प्रोफेशन में वो करते Support रहते हैं, करते हैं। सपोर्ट करते हैं। वो स्टिग्मा नहीं है हाँ कि जी। भाई ये सही हाँ चीज जी, नहीं है। हाँ जी। अच्छा, जिनको आप गाइड करके लेके जाते हो, जो आप गाइड करना जब स्टार्ट किए, जहाँ क्वेश्चन था वो जो हेल्पिंग स्टाफ है या जो गाइड थोड़ा सीनियर हो गया, हाँ जी, हाँ जब जी। आपने हेल्पिंग हाँ स्टार्ट जी। किया, उनका नज़रिया क्या था, और ये भी जानना उनका नज़रिया क्या था, और वो अगर फॉरेनर होते हैं, वेस्टर्नर्स होते हैं, उनका नज़रिया, और अगर वो इंडियन ट्रेकर्स हैं, वो जो मेंबर्स जा रहे हैं, उनका नज़रिया, ये नज़रिए में कोई डिफरेंस है या नज़रिया कैसा होता है? फॉरेनर क्लाइंट तो बहुत ज़्यादा आई थिंक यूज टू इट है इन सब चीज़ों से। उनको तो बहुत नॉर्मल है उनके लिए। तो उनकी तरफ से मेरी लाइफ को लेके मतलब इंडिया में मैं अपना एक एक्सपीरियंस बता रही हूँ। तो उनकी तरफ से हमेशा पॉजिटिविटी मिली है। मेरे सीनियर गाइड की तरफ से मुझे हमेशा रिस्पेक्ट मिला है। स्टाफ टीम से मुझे हमेशा रिस्पेक्ट मिला है। जितना अभी तक मेरा एक्सपीरियंस रहा है, सब बहुत ही नाइस, बहुत ही पोलाइट और सिखाने वाले मिले हैं। कई बार होता है ईगो क्लैशेस होते हैं कि लड़की है। अच्छा। आई थिंक मुझे ये फैक्टर जरूर लगता है अभी, और आई थिंक उस टाइम पे हुआ भी होगा, तो मुझे याद भी नहीं है कि वो आप माइंड में लिए नहीं? हाँ, अच्छी बात। कभी नहीं ली, क्योंकि वो मुझे लगा कि ठीक है, पार्ट ऑफ लाइफ है, और ये लड़कों के साथ भी हो सकता है, जरूरी नहीं लड़कियों के साथ भी, लड़कियों के साथ ही हो। बट गलत ऐसे कभी नहीं हुआ, मुझे हमेशा गाइड ही किया गया अच्छे तरीके से। तो तभी शायद मैं नेक्स्ट ट्रैक कर पाई भरोसे से, फिर नेक्स्ट ट्रैक कर पाई, फिर नेक्स्ट ट्रैक कर पाई। बट कई बार ऐसा हुआ कि 2019-20 में मैं एक दो बार ऐसे ट्रैक पे गई हूँ जहाँ पे मुझे क्लाइंट नहीं पता कि कैसा है, पर वो सारे लड़के ही लड़के हैं। तो वहां से कई बार ऐसे कमेंट्स का मैटर था? हाँ, थोड़े से एक दो बार ऐसा हुआ है। और वो मैक्सिमम कौन से एरिया, मतलब हमारे नहीं, यहाँ से इंडियन लड़के। और वो थोड़ा सा एक दो बार का एक्सपीरियंस रहा है मेरा बट उसके अलावा मुझे ये भी समझ में आया कि मैक्सिमम लोग जो पहाड़ों पे आते हैं, ट्रैकिंग में आते हैं, बहुत ही ज्यादा अवेयर रहते हैं चीजों को लेके। ओके, एक्सेप्ट करके रखते हैं, और वो थोड़ा सोबर भी होते हैं। हाँ, बिहेव करना हाँ आता जी, है, हाँ ठीक जी, है, हाँ क्या जी, शब्द यूज करना हाँ है, जी, किसे करना है, कैसे हाँ जी, करना, और एक प्रोफेशन को रिस्पेक्ट देना हाँ है। जी, हाँ जी, उस प्रोफेशन का खुद का एक अलग ऑरा होता है। हाँ जी। तो फिर आप जो गाइड को हेल्प करने के बाद, फिर कितने बार ऐसे ट्रैक में जाने के बाद आप खुद एक गाइड बन पाए? वो कंटिन्यूसली चला, 1.5 साल तक चला वो। तो 1.5 साल के बाद ऐसा हुआ कि वो सेम ही हो गया, तो मुझे थोड़ा काम भी सीखना आया, तो हमने कंपनी स्टार्ट करी खुद की। अच्छा। तो उसमें फिर मैंने एज अ गाइड जाना स्टार्ट किया। आपने जब स्टार्ट किया, आपने जैसे बताया हमने कंपनी स्टार्ट किया जी, जो हम सब हम बोले, तो आपके साथ भी और कुछ लोग जुड़े? हाँ जी, लोकल लोग थे मेरे साथ ना। अच्छा। 2-3 उनके साथ काम किया मैंने। तो काफी 4 या 5 साल तक हमने कंटिन्यूसली, उसमें मैंने बहुत गाइडिंग करी, पर उसमें मैंने मैक्सिमम ट्रैक और एक दो छोटे मोटे एक्सपीडिशन किए, जो कि इतने हाई एल्टीट्यूड नहीं थे, बट मेरे को उसमें लीड करने का मौका मिला। मुझे पता चला कि काम कैसा होता है। अच्छा, एज अ फीमेल मैं लीड करने जा रही हूँ, तो मेरा और ज्यादा मोरल ऐसे लीड करना मतलब क्या होता है? जब एक लेके जाना expedition लोगों lead को, है। अच्छा, लोगों उसमें को क्या लेके जाना। responsibilities होता है? उसमें बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जैसे? होती है। आपको नॉलेज होती है उस जगह का, रूट का नॉलेज होता है, एरिया का नॉलेज होता है, आपको लोकल लोग जानते हैं, आपके पास परमिशंस होती हैं, आपको फोना और फ्लोरा के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी होती है, और आप पूरी टीम को लेके रिस्पॉन्सिबल रहते हो। रिस्क फैक्टर भी होते हैं, वो भी आपके ऊपर डिपेंड करते हैं। रूट को कैसे देखना है, आगे आगे खतरा है तो जाना है या नहीं जाना है, और अपनी टीम को सेफ्टी लेके आना, सेफ्टी से लेके जाना, उनके हॉस्पिटैलिटी अच्छी देना उनको। मतलब पूरा जिम्मेदारी, हाँ, पूरा टीम का। और ये सिर्फ एक ट्रैक की बात कर रही हूँ मैं। एक नॉर्मल ट्रैक। हाँ जी, और सेम ही चीज फैक्टर करता है जब आप एक्सपीडिशंस में हाँ लेके जी, जाते हैं। हाँ जी। तो मैटर। हाँ, उसके बाद तो लंबा जब समय निकला, तो एक यहीं की एक कंपनी थी, बहुत अच्छी कंपनी थी, तो उनमें एक सर थे, तो उन्होंने मेरे को बहुत सालों से देखा था ऐसे क्लाइंबिंग करते हुए, काम करते हुए। तो उन्होंने मुझे सबसे पहले मौका दिया एक पीक का एक्सपीडिशन लीड करने का।
क्या होता है पीक का एक्सपीडिशन, थोड़ा बताएंगे? पीक जो एक हाई एल्टीट्यूड पीक होती है, जैसे 5000, 6000, 7000, 8000 मीटर मीटर्स की पीक्स जो होती हैं, राइट। तो उनको आप एक्सपीडिशंस बोलते हो, जो कि लंबे ड्यूरेशन के होते हैं, जिसमें टेक्निकल चीज़ें यूज़ होती है, रोप, क्रैम्पॉन, एक्स हो गया आपका, और एक्सट्रीम लेवल होता है जिसका डिफ़िकल्टी का, तो उनको एक्सपीडिशन का नाम देते हैं, जिसमें दिन दिन लग जाते हैं, काफ़ी दिन लग जाते हैं, तो वो एक माउंटेन एक्सपीडिशन होता है। और वैसा ब्रेक आपको मिला एक? हाँ जी, पहले तो वो सक्सेसफुली रहा, फिर उन्होंने दूसरा दिया, तीसरा दिया, तो कंटिन्यूसली एक पीक में बहुत बार चढ़ी मैं, वो उससे यूज टू इट होगी। फिर उसके बाद दूसरी पीक में जाने का मौका मिला, तो मैंने कोर्स भी किए थे, तो उसमें भी मुझे पीक एक क्लाइम करी थी मैंने। तो वो पीक का नाम क्या था? वो लद्दाखी पीक थी जो मैंने कोर्स में क्लाइम करी थी। अच्छा। हाँ जी, अच्छी पीक थी, टेक्निकल पीक थी, तो वो कंटिन्यूसली चलता रहा। ऐसे जब पीक्स में चढ़ते हो, जितना आपसे सुन के लग रहा है कि इजी है, हाँ जी, मुझे तो लगता नहीं इतना इजी है हमारे जैसे लोगों के लिए। बट मुझे ये जानने में दिलचस्पी हो रहा है, ये ऐसे पीक्स में चढ़ते चढ़ते यू फेस लॉट ऑफ डेंजर्स हाँ आल्सो, जी, राइट? जी। ऐसा कभी हुआ कि लाइफ बस आज लगा कि आज ही मेरा लास्ट है? अ, अभी रिसेंटली एक एक्सपीडिशन पे गई थी मैं, 6000 प्लस मीटर पीक थी वो, तो उसमें बहुत ज़्यादा टेक्निकलिटी थी। मेरी इंजरी, टेक्निकलिटी मतलब? उसका स्लोप तो जो था, क्या कहते हैं उसको, एलिवेशन भी नहीं, माउंटेन का जो इंक्लाइंट और डिक्लाइंट, हाँ जी, तो वो जो था वो काफ़ी ज़्यादा स्टीप था, पर जिस पॉइंट पे मैं क्लाइम कर रही थी उतना ज़्यादा नहीं था, लेकिन आसपास उसके बहुत ज़्यादा स्टीप था, और ऊपर से काफ़ी रॉक फॉल हो रहा था, तो कंटिन्यूसली पत्थर आई जा रहे थे, तो आपके ऊपर हमारे ऊपर और टीम के ऊपर। पूरा वो कितना जन का ग्रुप था? वो था हमारा 12 लोगों का ग्रुप था, तो वो एकदम से ऐसा लोगों की जैकेट फाड़ते हुए गया, लोगों की जैकेट, लोगों के हेलमेट को तोड़ते हुए गया, तो वो एक ऐसा पॉइंट था जब मुझे लगा पहली बार कि ठीक है, कुछ भी हो सकता है। तो हमने 150 मीटर से पीछे हम वापस रिटर्न सबमिट नहीं किया। हाँ जी, क्योंकि कभी कभी ये कॉल लेना पड़ता है कि हाँ जी, हाँ जी, नहीं, अब आगे नहीं 150 मीटर पे हो आप, सिर्फ 150 मीटर बचा है आपके पास, तो आप सबमिट में पहुंच जाओगे, और उसी टाइम पे अगर आपको वापस मुड़ना पड़े, दुख भी होता है, लेकिन जो वो मोमेंट था, तो उस टाइम पे जो हमने डिसीजन लिया वो बहुत ज़्यादा राइट था, क्योंकि अगर किसी एक के भी लग जाती तो शायद वो ठीक नहीं होता। ये तो स्पोर्ट्स ही ऐसा है, पार्ट ऑफ लाइफ। हाँ जी, इसको आपको बना के ही रखना पड़ेगा, इसको आपको लेके ही चलना पड़ेगा कि कभी भी कुछ भी हो सकता है। आप हमेशा 100% माउंटेन में गारंटी से नहीं जा सकते, और अगर आप ये प्रोफेशन में हो तो आप ये नहीं बोल सकते कि हम 100% वापस अच्छे से आ जाएंगे। आपके दिल में तो यही होता है कि ठीक है, हम जाके वापस आ गए, और हम बोलते भी हर बार ऐसा है, लेकिन कई बार छोटे ट्रैक्स में भी, बड़े ट्रैक्स में भी, एक्सपीडिशन पे भी, कहीं भी कुछ भी हो सकता है, क्योंकि ये एडवेंचर है। तो तब तक आप रनिंग और स्कीइंग भी करना स्टार्ट कर दिए थे? स्कीइंग मैं करती रहती थी। अच्छा। उसके बीच में विंटर का गेम है, तो स्कीइंग पहली बार लाइफ में कब किया आपने? 16 में किया था। 2016? हाँ जी, कोर्स में ही किया था। अच्छा, वो पार्ट ऑफ द कोर्स था? हाँ, कोर्स में किया था, पर उसके बाद मैं कंटिन्यूसली रही। फिर बैक कंट्री गई काफ़ी बार, 2-3 बार। क्या होता है? बैक कंट्री ये होता है कि आप अपने एरिया के किसी माउंटेन में जाते हो और टूरिंग करके जाते हो। टूरिंग मतलब स्की में चल के जाना। ओके। हाँ जी, हाँ जी, तो काफ़ी स्कीप में चल के जाना मतलब वो स्नो के ऊपर ही चल के जाना? हाँ जी, स्नो के ऊपर चल के जाना और काफ़ी डिस्टेंस कवर करना, और फिर एक माउंटेन पे जाना और वहाँ से फिर स्की डाउन करके वापस आना। मतलब पहले आप पैदल चल चल के एलिवेशन गेन करते हो, हाँ जी, फिर वो ऑल्टीट्यूड में जब पहुंचा, जी, फिर वहां से आप स्की करना स्टार्ट करते हो। जी। यार डर नहीं लगता? मतलब मैं सोच के मुझे डर लग, वो टीवी में देखा हूँ मैं, जैसे आप स्क्रीन में भी देख पा रहे होंगे, आप उतने ऑल्टीट्यूड से आ रहे हो, और उसके बाद वो ढलान के बाद एंड क्या होता है? मतलब उसके बाद प्लेन्स होता है कि फिर एलिवेशन से सीधा फॉल होता है? कैसे सीन क्या होता है उसमें? नहीं, कुछ नहीं, आप एक डिस्टेंस कवर करते हो, एक एलिवेशन कवर करते हो आपके फेयर के हिसाब से, और मुझे तो ऐसा लगता है कि आप जब उस डर को काबू पा लेते हो तो आप किसी भी पॉइंट से
और आपको अच्छे से स्की करना आनी चाहिए। मतलब उसमें भी बहुत टाइम लग जाता है उसको सीखने के लिए। मॉडरेट लेवल का स्की होता है, फिर एडवांस लेवल का स्की होता है, बेसिक लेवल से स्टार्ट होता है। तो पार्ट होते हैं ये जो कि आपको धीरे 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 प्रैक्टिस से ही सीखने को आएंगे। और जब मैं जब चीज़ें करती हूँ तो मैं ये नहीं कहती कि स्की एक अलग स्पोर्ट्स है, माउंटेनरिंग एक अलग स्पोर्ट्स है, स्नोबोर्डिंग एक अलग स्पोर्ट्स है, रनिंग एक अलग। स्नोबोर्डिंग माने सिंगल बोर्ड हाँ में जी, जब जी उसको स्नोबोर्डिंग हाँ। बोलते हैं, right? तो ये सब मुझे नहीं लगता है कि ये अलग अलग नाम हम इनको अलग अलग दे देते हैं, लेकिन ये स्पोर्ट्स तो एक्चुअली में माउंटेन स्पोर्ट्स ही है, एडवेंचर स्पोर्ट्स मतलब ही है, सारा टेक्निकली एक अगर है। मैं हाँ समझूं, मेन स्किल सेट या मेन करेज, ये दोनों चीज, स्किल सेट प्लस करेज, ये जो भी स्पोर्ट्स आप मेंशन किए, स्नोबोर्डिंग, स्कीइंग या एक्सपीडिशन, मेन स्किल सेट कॉमन है। हाँ जी, आपको फियर को पहले हाँ जी, उसको एक्सेप्ट करके उसको उसके ऊपर काम करना है, हाँ एंड उसके बाद आता है आप अपना बॉडी मूवमेंट्स के ऊपर एंड जी, जी ट्रेनिंग। एंड उसके साथ साथ आप रनिंग भी करते थे। हाँ रनिंग तो पार्ट ऑफ इट है। हाँ रनिंग तो नॉर्मल लाइफ में लोगों के, आई थिंक बहुत सारे लोग रनिंग करते होंगे। वो तो आपका ऐसा है कि हेल्दी रहने के लिए रनिंग कर रहे हो आप। तो इसमें आप फेस्टिवल जब हो जाते तो मैं अटेंड कर लेती हूँ, मैं चली जाती हूँ। नॉर्मल रनिंग और ये माउंटेन टेरेन में रनिंग, दोनों में कोई अंतर है? है, काफी अंतर है। क्या अंतर है? प्लेन्स नॉर्मल रनिंग तो रनिंग होती है। मतलब प्लेन्स में रन करना, हाँ प्लेन्स और में ये रन करना तो आप एक प्लेन सरफेस पे रन कर रहे हो ना। माउंटेन में तो बहुत सारे पत्थर मिलेंगे छोटे छोटे। हाँ, और आपको एलिवेशन भी मिलेगा, और आपको डिसेंट भी करना है, असेंट भी करना है, पत्थर भी मिलेंगे, अगर बारिश भी हो रही है, वेदर के ऊपर भी डिपेंड करता है। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जहाँ पे ट्रेल रनिंग थोड़ा सा, माउंटेन रन एक्चुअली में ट्रेल रनिंग बोलते हैं उसको, तो वो थोड़ा सा प्लेन रनिंग से डिफिकल्ट है। ट्रेल में, क्योंकि वो एकदम नेचुरल फॉर्मेशन में ही है, जी जो टेरेन के ऊपर काम जी करो, पत्थर हो, जी। जंगल हो, ये आपका एंकल ट्विस्ट हो सकता है, आपके लिगामेंट में भी चोट लग सकती है। अनइवन हाँ सरफेसेस है, जी, कोई कुछ अनइवन भी हो सरफेस सकता है। है जी। आपने लाइफ में सबसे लंबा दौड़ कौन सा दौड़ा है? मैंने लाइफ में सबसे लंबा दौड़ा है रोहतांग अल्ट्रा चैलेंज 2023 में, 100 किलोमीटर का। 100 किलोमीटर, जी एंड दैट ऑन द एलिवेटेड, हाँ जी। हिलीज में। बट वो हिल्स में दौड़ा है हमने। मनाली से 2000 मीटर एलिवेशन गेन किया था, लेकिन वो प्लेन रोड पे था, अच्छा, रोड जो रनिंग था। हाईवे, नेशनल हाईवे NH3 जो जी जा रहा जी है, उस पे। उसी के साथ जी साथ जी दौड़ जी के जाना, फिर वहां से टच कोई पॉइंट होगा शायद से, हाँ जी, रोहतांग पास रोहतांग पास, पास उसको फिर पॉइंट टच था, करके वापस तो आना। उससे वापस आए थे। इजी था? नहीं क्यों? इसी नहीं था, क्यों? क्योंकि उससे पहले मैं रन करती थी। मेरी एक फ्रेंड है, बहुत अच्छी रनर है वो। तो उन्होंने मुझे कहा था, तिनजिन डोलमा को आया, आई थिंक आप जानते होंगे। तो उन्होंने कहा था कि चलो तुम अब ऐसे फुल मैराथन कर चुकी हो, मुझे तुम पे पूरा भरोसा है, तुम 100 किलोमीटर ट्राई करते हो। फुल मैराथन माने 42 किलोमीटर। ओके ओके। 100 किलोमीटर ट्राई करते हैं। और मैं उसी टाइम पे लद्दाख मैराथन, फुल मैराथन करके आई थी, कुछ ही दिन हुए थे। तो मैंने उनको कहा कि चलो देखते हैं क्या क्या होगा, पहले मेरे को थोड़ा सा ट्रेनिंग करना पड़ेगा। एटलीस्ट मेरे को 50 किलोमीटर तो दौड़ना पड़ेगा उससे पहले, 50 या 60, क्योंकि ड्यूरेशन कम था। तो कितना हमारे ड्यूरेशन था? लद्दाख मैराथन और ये मनाली मैराथन में ड्यूरेशन, उन दोनों मैराथन में के बीच में ड्यूरेशन 15 या 20 दिन थे। जो हाँ, तो आप उतना टाइम नहीं था, क्योंकि 42 किलोमीटर के बाद आपको रिकवरी करने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए, बॉडी को 3-4 डेज, 5 डेज, कभी कभी 15 दिन भी लग जाते हैं। इंजरी हुई तो 1 महीना भी लग जाता है। तो वो टाइम कम था, बट हमने डिसाइड किया कि हम करेंगे। हम 2-3 फ्रेंड थे, तो हमने सबने डिसाइड किया कि ठीक है हम 100 किलोमीटर करेंगे। तो उससे पहले हमने थोड़ी बहुत ट्रेनिंग करी और फिर 100 किलोमीटर ट्राई किया। 21 किलोमीटर तक बहुत अच्छा रहा, बट वो कंटिन्यूसली रात से बारिश ही हो रही थी। बारिश में ही रन स्टार्ट माने किया। रात में भी रनिंग होते रहते? रात में 12 बजे रन स्टार्ट हुआ था, मिडनाइट? हाँ जी। अच्छा, तो वो मैराथन बारिश में रात को, दिन को ऑल टाइम दौड़ना ही हाँ, पड़ता है? उसमें आपको कट ऑफ टाइम मिलता है, 24 घंटे, 25 घंटे। शॉर्ट रनिंग है, 22 किलोमीटर, 25 किलोमीटर है, तो 7-8 घंटे मिलते हैं। कट ऑफ टाइम, उतने टाइम में आपको खत्म खत्म करना पड़ेगा। डेडलाइन है वो। जी जी। ओके।
तो हमको मिले थे 20 घंटे 100 किलोमीटर के। रात के 12 बजे से स्टार्ट होते हैं। हाँ, ओके 20 घंटे उन्होंने हमें दिए थे। तो वो हमने मैराथन स्टार्ट की रात के 12 बजे। बीच में पूरे 21 किलोमीटर तक बारिश हुई। 21 किलोमीटर के बाद मुझे लगा मौसम ठीक हुआ, लेकिन वो थंडर स्टॉर्म आ गए। फिर हम आई थिंक 35 किलोमीटर पे पहुंचे होंगे, तो फिर वो ओले नहीं होते, हिल स्टॉर्म, वो होना स्टार्ट हुए। फिर अब दौड़ रहे हो, हिल स्टॉर्म हो रहा है हाँ, सर के उस टाइम पे मैं जब हिल स्टॉर्म हो रहे थे तो मैं चल रही थी, दौड़ नहीं रही थी। यार चल रहा बाहर निकलना ही नताशा, मेरे को लगता है मेरे लिए तो डिफिकल्ट हो जाएगा, और जो भी देख रहे ऑडियंस उनके लिए भी डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि हिल बाहर से देखने में अच्छा लगता है घर के अंदर रह के, बट उसमें दौड़ो या चलो, फाइनली आप तो ओपन स्काई के नीचे हो और गिर रहा है। देन व्हाट, हाउ यू हैंडल्ड एंड हाउ इट वेंट? फिर मैं चलती रही, तो मेरे साथ टीम थी जो मेरे साथ थी, वो मुझे पानी दे रहे थे, गर्म पानी, फिर वो जैकेट भी चेंज करके दे रहे थे, वो हुआ। फिर थोड़ा सा और ऊपर गए, थोड़ी देर के लिए मौसम साफ हुआ, लेकिन उसके बाद स्नोफॉल होना स्टार्ट होगी। तो फिर वो स्नोफॉल में रोहतांग पास किया। फिर वहां से वापस जब नीचे आए तो मेरे पैर में थोड़ी सी लग गई थी, वो छाले पड़ गए थे। छाले मतलब वो पैर में, क्योंकि आप ब्लिस्टर ब्लिस्टर हो गए थे। ओके, तो जूता पहन के बहुत देर आप दौड़ रहे हो, वेदर चेंज, पानी घुस रहा है, ये हो रहा है। ओके ओके। और उस टाइम पे एक चीज आइडिया भी नहीं था कि हमको 50 या 60 किलोमीटर के लिए एटलीस्ट दो पेयर शूज रखने चाहिए अगर बारिश हो जाए, क्योंकि वो सेम शूज में आप भागते रहोगे तो ब्लिस्टर होंगे, वाइट पैर हो जाता है। जैसे होता है नहीं, कई बार पानी में बहुत देर तक हम पैर रखते हैं तो बिल्कुल सफेद जाता है चमड़ा, और आप नहीं चल पाते क्योंकि दर्द होता है उन सब चीजों में। तो वो कंटिन्यूसली होने लग गया था, क्योंकि रात भर गीले पैर थे। तो आइडिया नहीं था कि वैसा भी है, वैसा करना पड़ेगा आपको, प्रॉपर ट्रेनिंग। पहला एक्सपीरियंस हो रहा था। हाँ जी, प्रॉपर उस हिसाब से वो सब चीजें होती है। पर न्यूट्रिशन हाइड्रेशन हमको बहुत अच्छा मिल रहा था, तो उस वजह से ठीक था। फिर मैं वापस नीचे आई तो सनी हुआ, फिर वो और पैर सूख गया, बट एंड में फिर मैंने फिनिश किया 5:30 बजे शाम के। दिस वाज योर वन ऑफ द डिफिकल्ट रन? हाँ, बोल सकते हो। बट मैं एक चीज थोड़ा सा मुझे अभी समझ में आया है कि आई थिंक माउंटेनियरिंग ज़्यादा चैलेंजिंग है रनिंग से, क्योंकि माउंटेनियरिंग में मैं ऑलरेडी ऐसा माहौल देख चुकी थी जहाँ पे हिल स्टॉर्म, बहुत ज़्यादा विंड चल रही है, 60-70 किलोमीटर पर हार की विंड चल रही है, आप उस पर चल रहे हो, आपका पूरा फेस बर्न हो गया और आपको कोई शेड या कोई सेफ स्ट्रक्चर हाँ, नहीं, और यहाँ सेफ्टी थी साथ में, पूरा एड स्टेशन साथ में चल रहा था, हमारी पूरी टीम थी। तो उस हिसाब से ये जो इवेंट है ये ज़्यादा बेटर है कि आप माउंटेनियरिंग कर रहे हो। माउंटेनियरिंग इज़ वेरी हार्ड स्पोर्ट्स एक्चुअली, और उसमें ही आ जाता है, स्की भी उसमें ही आ जाता है। मतलब आपको ये सब टेक्निकल स्किल आनी ही चाहिए अगर आप एक माउंटेन गाइड और माउंटेनियरिंग करने जा रहे एथलीट हो तो। या माउंटेनियरिंग, हाँ, ये पार्ट ऑफ माउंटेनियरिंग है। आप चाहे स्नोबोर्डिंग करके जाओ, चाहे स्कीइंग करके जाओ, चाहे आप एक्स यूज करो, चाहे क्लाइंबिंग रोप यूज करो, ये सब पार्ट है माउंटेनियरिंग के। कोई भी इंसान, कोई भी यूथ से हो या कोई भी बंदा जो अपना प्रोफेशन को माउंटेनियरिंग में लेके आना चाहता है या माउंटेनियरिंग में घुसना चाहता है, चाहे वो इसको प्रोफेशन बनाना चाहे या चाहे ये अपना एक्सपीरियंस बनाना चाहे, उसमें मेन स्किल सेट या मेन नेचुरल स्किल सेट क्या होना चाहिए? नेचुरल स्किल सेट होना चाहिए कि सबसे पहले तो आपका माइंड तैयार होना चाहिए इस चीज़ को करने के लिए। दूसरी चीज़, आप अच्छे से कोर्सेज करो, अपने आप को बिल्ड करो उस हिसाब से। ट्रेनिंग होती है आपकी, माउंटेन में रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, माउंटेन एजुकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सेफ्टी जो चीज़ें होती है माउंटेन में, उनके कोर्सेज करना बहुत ज़रूरी है। नॉल्स भी कुछ कोर्स कराता है, नोल्स करवाता है, हैनीफिल करवाता है, हैनीफिल WFR कराता है, नोल्स भी WFR कराता है। ये सारे विल्डरनेस फर्स्ट एड रिस्पॉन्डर के कोर्स होते हैं। ये सब के लिए प्रिपेयर करना, बेसिक कोर्स करना, एडवांस कोर्स करना, और आपको अगर और एक्स्ट्रा कुछ सीखना है तो स्कीइंग कर लो। और भी बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट है और बहुत सारी ऐसे कोर्सेज हैं जो कि आप 2-3 साल करने के बाद, उसके बाद एक लंबा थोड़ा सा एक्सपीरियंस ले लो, डायरेक्ट नहीं,
किसी अच्छी कंपनी के साथ काम करो, इंस्टीट्यूट में काम करो, 2-3 साल का एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस लो। उसके बाद अगर आप अपनी कंपनी भी खोल रहे हो, उस पे भी आपको एक्सपीरियंस मैटर करता है actually जितना में। आप उसमें काम हाँ करोगे, जी। जितना आप एक्सपोजर लोगे, जितना आप उसका एडुकेशन लोगे कोर्सेज के फॉर्म में, जो भी कोर्सेज नताशा ने बताया वो हम डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर देंगे, आप डिस्क्रिप्शन में देख भी सकते हो। जो भी एडवेंचर कोर्सेज या सेफ्टी कोर्सेज जिसकी ज़रूरत पड़ती है, जिसको जानना ज़रूरी है, आप अगर कोई माउंटेनिंग या एडवेंचर रिलेटेड कोई भी प्रोफेशन को चूज़ करते हो, ठीक है, तो वो चीज़ आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। इसमें ना आपको एक और चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपके पास अगर बहुत सारे सीनियर गाइड हैं और आप उनके साथ जा सकते हो एज असिस्टेंट गाइड, तो आप आई थिंक सबसे ज़्यादा सीख पाओगे उस टाइम पे। जो आपने किया। हाँ जी, मैंने भी किया और आई थिंक बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अभी कर भी रहे हैं, फायदा क्योंकि क्या होता है उससे? क्योंकि वो जो स्किल यूज करते हैं माउंटेन पे, आप अगर फिक्सिंग रोप टीम के साथ जा रहे हो जो माउंटेन पे सबसे पहले चढ़ती है, रोप फिक्स करती है, या फिर कोई भी गाइड के साथ जा रहे हो जो ट्रैकिंग में एक गाइड होता है उसके साथ जा रहे हो। और आई थिंक आप इंस्टीट्यूट में भी देख लोगे जो आपके सीनियर इंस्ट्रक्टर होते हैं उनको हमसे बहुत ज़्यादा नॉलेज होता है और बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है, तो उनसे आप बहुत ज़्यादा सीख सकते हो। तो अगर कभी भी मौका मिलता है तो आप उनके साथ भी। मतलब जितना मैं समझ पा रहा हूँ नताशा, जितना आप एक अच्छा मेंटर चूज कर लोगे एक, और उसके साथ जितना काम करोगे एज अ असिस्टेंट, एज अ को गाइड, एज अ हेल्पर, वॉट एवर टर्मोलॉजी से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एक मेंटर जिसके अंडर में आप काम कर पाओ और जिसको काम करते देख पाओ। आप एक इंसान से जितना सीख पाओगे, वो सीखना बहुत बढ़िया से होता है जब आप उस इंसान को कुछ करते हुए देखते हो। सो इट गोज अक्रॉस एनी प्रोफेशन। तो पहले तो एक सही गाइडेंस में आइए जब आप इंस्टीट्यूट में पहुंच रहे हो, ठीक है, और वहाँ पर कोई मेंटर या कोई भी जो इंस्ट्रक्टर है जो आपको अच्छा लग रहा है कि हाँ ये उससे आप इंस्पिरेशन पा रहे हो, तो उसके अंडर में काम करना स्टार्ट करो, उसके गाइडेंस में काम करना स्टार्ट करो। और जितना मैं नताशा से समझ पाया एज अ लेमैन कि आप जितना उनके साथ क्लाइम्स में जाओगे, जितना एक्सपीडिशंस में जाओगे, उनके एज अ सपोर्टिंग टीम मेंबर हिसाब से आप उस इंसान को और करीब से समझ पाओगे, उनका स्किल सेट को देख पाओगे और सबकॉन्शियसली आप उसको लर्न कर पाओगे। और सही चीज़ गलत जगह यूज़ कर दोगे तो जी घातक हो जाता जी है। जी। तो वही है जो ह्यूमन हाँ जी। इंटेलिजेंस एक होता और है। इतने एजुकेटेड है लोग कि अब रिसर्च करके सब चले जाते हैं, तो वो मेरे समझाने वाली तो बात ही नहीं है। यहाँ हाँ छोटा सा जी। नताशा में एक थोड़ा एक डिसएग्रीमेंट है, मैं शायद से मैं गलत हो तो मुझे बताना। बहुत जन रिसर्च करके माउंटेन्स में पहुंच जाते हैं, ठीक है, पहुंच गए और लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन में डिसीजन नहीं ले पाते हैं। सब सीख तो आया हूँ, एग्जीक्यूशन नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि नहीं, पर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो रिसर्च ही नहीं करते हैं, और कई बार ऐसा भी हुआ है, मैंने तो इतने लोगों को आइटनरीज भी दी है और वो आइटनरी भी नहीं पढ़ते हैं। सेम क्वेश्चन सामने आके पूछ रहे होते हैं कि मैम पहले दिन क्या करेंगे, दूसरे दिन क्या करेंगे, तीसरे दिन क्या करेंगे। ये भी चीजें होती है। मैं एज अ इंस्ट्रक्टर कंपनी, एज अ कंपनी, हाँ, उस हिसाब से बात कर रही हूँ, बट अगर आप एज अ प्रोफेशन, मैंने जिनको आप लेके जाते हो सबमिट्स में, ठीक है, कुछ एक लोग, जिसको लीड करते हो हाँ कुछ लोग, आप ज्यादा पहले नहीं। उनको सब डिटेल्स हाँ भेज जी, देते हो, हाँ जी, बट कुछ लोग होता है ना, हाँ अरे यार जी, तो हो जाएगा, क्या हाँ जी, पढ़ना है, हाँ वो जी। तो जाएंगे तो साथ में है ना, वो तो वही कर देगी, जीवन को वही बचा देगी, ऐसे ही कुछ सॉरी बट आई फील की माइंडसेट होता है ऐसे भी अलग। बहुत टफ चीज़ है यार माउंटेनिंग करना। आपको आपसे बात कर रहा था और मैं इस चीज़ को इमेजिन कर रहा था, विजुअलाइज कर रहा था, और सबसे मेरे को जो वो लगा कि जब ओले बरस रहे और आप दौड़ रहे हो मुझे वो फनी लगा था बहुत। मैं तो छाता ले लूँ, छाता लगे ओके यार। ऐसे ही कुछ लाइफ में एक्सट्रीम कुछ एक्सपीरियंसेस हुआ जब आप स्कीइंग कर रहे हो? स्कीइंग, अच्छा स्कीइंग कंपटीशंस में जाते हो आप? जी। जैसे स्कीइंग लास्ट कंपटीशन में उससे पहले मैं बैक कंट्री जाती थी, स्की माउंटेनियरिंग करती थी, बट मुझे 2022 से मौका मिला हिमाचल प्रदेश को रिप्रेजेंट करने का। तो मैंने यहाँ पे एक ट्रायल था वो दिया, उस पे मैं निकल गई, फिर मैंने ये स्टेट लेवल का ट्रायल दिया। तो ऐसे ट्रायल देते 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 फिर मैं नेशनल पे पहुंची, फिर खेलो इंडिया पे पहुंची। तो ट्रेनिंग भी मैं वहीं करती हूँ गुलमर्ग खेलो में। इंडिया का क्या कॉन्सेप्ट है? खेलो इंडिया विंटर गेम्स होता है, अच्छा। और इसमें स्कीइंग होती है,
अल्पाइन स्कीइंग होती है, स्नो बोर्डिंग कंपटीशन होता है, और ये स्की माउंटेनियरिंग कंपटीशन कहाँ होता है होता जो है मैं करती माउंटेनस हूँ। एरियाज गुलमर्ग में होता है। गुलमर्ग में? ओके। गुलमर्ग में बहुत बड़ा ही ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर है स्की के लिए। तो मैक्सिमम जितने जब से स्टार्ट हुआ है खेलो इंडिया, वहीं पे होता है विंटर गेम सारा। तो उस पे हिमाचल प्रदेश को रिप्रेजेंट करती हूँ मैं। तो Congratulations. जी जी थैंक यू। And how was your experience there? गुड, वेरी गुड। आई लव स्कीइंग, वेरी वो भी नाइस। गुलमर्ग में? जी जी जी, वेरी नाइस। जीतने का वो मोमेंट बहुत अच्छा होता है, बट उससे पहले मुझे वो ट्रेनिंग जो मैं करती हूँ ना कंटिन्यूसली, वो मुझे अभी तक याद आता है। मैं वापस उसको दोबारा से दोबारा मैं वेट करती हूँ उस टाइम का कि कब विंटर आएगा, कब मैं वो दोबारा वो चीज़ कर पाऊंगी, वो ट्रेनिंग वाला पार्ट। फिर वो ट्रेनिंग जो मैंने 2 महीने में की होती है सारी ट्रेनिंग, वो एंड में जब वो एक दिन पे उसका वो मिलता है। अच्छा, पहले ट्रेनिंग होता है फिर कंपटीशन होता है? ओके। मैं तो ट्रेनिंग ही करती हूँ पहले, कम से कम 1.5-2 मैंने महीने ये का। ऑप्शन खेलो इंडिया ऑर्गेनाइजेशन, मतलब जो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी है वो नहीं देते हैं? नहीं। नहीं नहीं, खुद से ही सब कुछ, खुद से है। बहुत खर्चा होता है। तो खर्चा कैसे बेयर करते हो आप? जैसे साल भर गाइडिंग करके तो जमा करके रखती हूँ पैसे, या फिर आपका एक्सपीडिशन में जो क्लाइंट्स आते हैं वो जमा करती हूँ पैसे। तो वो करते करते नवंबर दिसंबर पैशन तक आपको वो चीज करवा रहे हैं। करवा रहा है? हाँ जी हाँ जी। पर बहुत ऐसी घर की चीज़ें भी होती है बहुत ज़्यादा। सबसे बड़ी हूँ मैं, फादर नहीं है, और भाई बहन भी छोटे ही हैं, बट वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज को भी है, निभाना पड़ता है। निभाना पड़ता है। पर वो हम तीनों निभाते हैं। वो दोनों भी बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है मेरे को लेके। उन्हें बहुत अच्छा लगता है जो मैं करती हूँ। मेरे पेरेंट्स को, मेरी मदर को, मेरे फादर को भी, आई होप। यहाँ और पर भी है, मैं इतना गारंटी के साथ बोल सकता हूँ, ही इज हैप्पी। व्हाई? तभी तो वो आपके लिए इतना रिसर्च नहीं करते। वो उनको खुद को तो वो स्पोर्ट्स से प्यार नहीं था, बट आपसे इतना प्यार था, आपका प्यार से इतना प्यार हो गया कि वो रिसर्च करने बैठ गए उसके ऊपर। उससे जज्बात समझ में आता है। तो कहीं पर भी है उनका एनर्जी, कहीं पर भी एग्जिस्ट करता है, तो जरूर प्यार करता होगा। एक चीज ऑडियंस सबको बताऊं, नताशा की बातों से जो मेरे को समझ में आया, वो जो जीत होता है वो तो कुछ पलों के लिए होता है। वो जो इतने मेडल्स आप देख पा रहे हो, वो जो जीतने का खुशी कुछ पलों का होता है, पर वो असल मजा होता है अगर आप वो प्रोसेस को एंजॉय करो, वो ट्रेनिंग को एंजॉय करना, वो हार्डशिप को एंजॉय करना, वो फुल प्रोसेस को जब आप एंजॉय कर रहे हो, वो बाई प्रोडक्ट आज नहीं तो कल आपको जीत, आप प्रोसेस को इतना एंजॉय कर लिए कि मिल जाता है। तो एक स्पोर्ट्समैन हो या एक कोई भी सक्सेसफुल पर्सन हो, इसके पास एक बात तो कॉमन मिलेगा कि दे हैव एंजॉयड द प्रोसेस। फाइनली सक्सेस दुनिया को दिखता है, बट वो पर्सन के लिए वो प्रोसेस ही मजेदार वाला जी हो जाता है। पैशनेट प्रोफेशनल जी। तो मजा आ गया। हाँ, प्लीज 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 कुछ बता रहे थे। नहीं नहीं, वो तो मैं वेट ही करती हूँ उस टाइम का कि कब जैसे ट्रेनिंग में मेरे कान में हेडफोन हो और मैं भागना और मैं वो स्कीइंग करना स्टार्ट करूँ, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा ऐसे इंजॉयमेंट वाला टाइम होता है। बहुत इंजॉयमेंट वाला टाइम होता है जिसमें आप खुद अपने आप ही होते हो। आप खुद के साथ फुली कनेक्टेड हो जाते हो। आप ही होते हो और आप इतना नहीं सोचते, मतलब सारी लाइफ की टेंशन ख़त्म। पर टेंशन कोई होती ही नहीं है। बट एक बार अगर आप माउंटेन लाइफ जीना स्टार्ट कर दोगे, जब आप वो डर को और वो कैसे कहूँ मैं, डिफिकल्टीज जो होता है, को fear एक्सेप्ट जो करने होता लग है, जाओगे ना, हाँ, फिर आपको ऐसे नहीं लगता कि बहुत दुनिया में बहुत सारी तकलीफें हैं। right. बहुत, हाँ, वो दिमाग के पीछे चल जाएगा। बहुत ज़्यादा खुल जाता है दिमाग। आप फिर बहुत ही डिफरेंट लेवल का सोचने लग जाते हो। फिर दुनिया की वो छोटी छोटी चीज़ें इतनी बड़ी नहीं लगती। ऐसा लगता है कि ठीक है, ये तो पार्ट ऑफ लाइफ है। क्योंकि आपके सामने पर्पस क्लियर हो जा रहा है क्या करना। जीने का भी और रियलिटी भी पता होती है आपको उस टाइम पे कि कभी ना कभी तो इंसान जाएगा, चाहे बूढ़े में चाहे उसमें। तो आप उस चीज़ के बारे में ज़्यादा सोचते हो, सोचते भी नहीं हो कई बार तो। अब फोकस ही अलग जगह हो जा रहा है, अपना पैशन के ऊपर फोकस हो जा रहा है, पर्पस आपको मिल चुका है, आप उसके ऊपर चल रहे हो। फिर वो घर की प्रॉब्लम और इमोशंस
और ये सब थोड़ा सा नॉर्मल, और ऐसे नहीं लगते कि बहुत ज़्यादा है, डिप्रेसिंग है, कुछ ऐसा कुछ फील ही नहीं होता। नताशा, बातों बातों में मेरे दिल में एक क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन ये है, आप एक लड़की इतना स्ट्रगल करके आए हो, ठीक है, और एक रूरल स्पेस से आए हो। शहर में सपोर्ट मिल जाता है थोड़ा, अगर आपको डिटर्मिनेशन में मिल जाता है, माइनस प्लस आगे पीछे। कोई भी अगर लड़की आज की डेट में इसको, जिसके अंदर कहीं ये पैशन है बट खुल के बोल नहीं पा रहा है, ना परिवार को बोल पा रहा, ना इवन अपने दोस्त को बोल पा रहा है, बिकॉज उनका सोच होगा कि मुझे कैसे जज करेंगे, वो कैसे इसको काउंटर करेगा, कैसे इस चीज को लेके आगे बढ़ पाएगा? उसके पर्सनल, क्योंकि जब तक वो खुद से बाहर नहीं निकलेगा वो किसी दूसरे को कैसे बता पाएगा। अब मैं अगर किसी को कहूंगी भी कि मेरे पास आके बताओ, मैं हेल्प करूंगी, बट वो जब तक अगले इंसान के उससे नहीं निकलेगा, वो तब तक आई थिंक, मुझे नहीं लगता कि वो तब तक दुनिया तक या किसी तक पहुंच पाएगा। या तो फिर हमें ऐसी ऐसी चीज़ों पे काम करना चाहिए। मैं एक एनजीओ के साथ काम कर रही हूँ, गिरी फाउंडेशन करके है, जो कि ऐसे ही फीमेल्स की हेल्प करता है माउंटेन में। थोड़ा बताओ उसके बारे में। तो ये एक जम्मू कश्मीर बेस्ड एनजीओ है। बहुत सारी ऐसी ऐसी लड़कियों को कम्युनिकेट करने की कोशिश करती है, जैसे मुझसे उन्होंने कम्युनिकेट किया। अब मेरे थ्रू वो मेरे गांव में जो लड़कियां हैं ऐसी जो नहीं बोल पाती है, जिनको अपने पैशन चाहिए, जिनको अपना पैशन करना है और आगे बढ़ना है, तो मैं उन एनजीओ के साथ काम कर रही हूँ। और ऐसे हमें बहुत सारे लोग भी मिले हैं, जैसे गांव में यहीं मनाली में हो गया, सोलन में हो गया, जो फार्मर करती है, कई बार बहुत सारी अपने हस्बैंड से बहुत ज़्यादा दुखी है, किनकी फाइनेंशियल वो ठीक नहीं है, तो उन सब की अभी तक तो बहुत ज़्यादा हेल्प कर ली है, उनके साथ मैं काम कर रही हूँ। तो हम ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें पे रिसर्च कर रहे हैं, लेकिन इन दी एंड ये है कि जब तक हम वो खुद को हमको आके नहीं बोलेंगे, तब तक हम भी जबरदस्ती उनके स्पेस में नहीं घुस सकते। प्रगीत, आप अपना कष्ट को अगर अपने अंदर ही रखोगे, आगे तक नहीं बोलोगे कि मेरे को ये दिक्कत है, तो तो मेन पर्पस है कि हमें उन्हें अवेयर करना इस चीज को लेके कि तुम ये तो करो, हेल्प के लिए हम हैं। राइट, आप अपना पहला एक स्टेप लो, आपके लिए 2 स्टेप हम भी लेंगे। ये बात क्योंकि बहुत बार ऐसा हुआ है कि हम जबरदस्ती किसी के स्पेस में घुसे हैं और वो फिर या तो वही अगेंस्ट में खड़ा हो गया, उल्टा मतलब अच्छा करने जाके बुरा बन तो ये माइंड में फीमेल्स के, जैसे आपने बोला ना कि अंदर तो बहुत होता है लेकिन बाहर नहीं कर पाते, तो ये आई थिंक ये इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, इंडिविजुअल अवेयरनेस है ये किसी भी ह्यूमन बीइंग का, और ये राइट्स है, और उस राइट्स को हम बता सकते हैं कि ये राइट्स कैसे हैं। अगर उनके दिमाग में कंफ्यूजन है कि ठीक है हमें नहीं पता चल रहा, हम अवेयर नहीं है इन सब चीज़ों के लिए, तो वो हम बता सकते हैं। उसके बाद अगर वो स्टेप आउट करके आते हैं तो वो हेल्प हम कर सकते हैं, बट उसके अलावा अगर वो अपने अंदर ही दबा रहे हैं तो आई थिंक वो मैं कभी शायद कोई भी नहीं कर पाएगा उसके लिए। हाँ, जब तक हम अपना प्रॉब्लम को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, डिनाइल में रहेंगे कि नहीं ये प्रॉब्लम ही नहीं है, कोई आपका हेल्प नहीं कर सकता। वैसे ही आप अगर कोई पैशन को लेके आगे बढ़ना चाहते हो, पहले तो खुद एक्सेप्ट करो, खुद समझो, तभी पैशन हुआ, वो तभी वो पैशन हुआ। आप उसके लिए स्टेप ले रहे हो, खुद से स्टेप ले रहे हो, तभी वो पैशन है। अगर आप मन ही मन में उसको पैशन 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 बोल के ये मेरा पैशन है, मैं कर नहीं पाया तो आप अपने आप को समझा रहे हो, सब समझा रहे हो। अगर आप अपने दोस्त के साथ भी शेयर कर रहे हो, या तो उसके दोस्त को ऐसा होना चाहिए कि वो आके किसी को समझाए, ऐसे इंसान को जिसको ये जिसको वो ट्रस्ट करता है, जो जिसके साथ वो एटलीस्ट शेयर कर पाए, राइट। तो उसके बाद तो ऑब्वियसली मैं तो वैसे फाउंडेशन के साथ जुड़ी हुई हूँ जहाँ पे हम इसी के लिए काम कर रहे हैं। हमारा टारगेट है 2026 तक लाखों महिलाओं के लिए को एम्पावरमेंट करना, और कर भी चुके हैं अभी तक काफी जगह पे। नताशा, इस बात से मैं एक चीज बताना चाहूँगा, आपके अंदर में बहुत थॉट्स आ रहा है, आपको ये कोई एक डिसीजन लेना है कि मुझे ये करना है, तो डेफिनेटली शेयर कीजिए, बट उस दोस्त से या उस फैमिली मेम्बर से शेयर कीजिए जो आपको एक कंस्ट्रक्टिव माइंडसेट के साथ एक ओपिनियन देगा। ये नहीं कि आपको डिस्करेज करेगा। हो सकता है वो ओपिनियन क्रिटिकल हो,
बट वो आपको एक ऑप्टिमिस्टिक थॉट प्रोसेस के साथ बातचीत करेगा, एक ऑप्टिमिस्टिक व्यू पॉइंट देगा कि भाई तू ये कर, बट करने से पहले ये भी चीज देख लेना एक बार। ये नहीं कि भाई तू ये करेगा तो जीवन में कुछ नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो आप किसके सामने अपने आप को खोल रहे हो ये भी मैटर करता है, क्योंकि कभी कभार हम कोई पैसिमिस्ट बंदे या कोई नेगेटिव माइंडसेट के बंदे के साथ अगर खोल सामने ओपन करते हैं तो वो कभी कभी हमें एक मजाक का पहलू बना देता है कि भाई तू क्या कर रहा है, तू मजाक कर रहा है या वट एवर। सो यू शुड नो वेयर यू आर ओपनिंग अप एंड यू नीड टू ओपन अप। अगर आप कहीं ओपन अप नहीं हो पा रहे हो, जैसे नताशा ने बताया जो एनजीओ के बारे में, हम उसका भी लिंक आपको नीचे मेंशन कर देंगे। वैसे एनजीओज भी हैं जिसका जहाँ पर जाके आप डिस्कस कर सकते हो, फ़ोन में पूछ सकते हो, एंड यू कैन हैव अ पॉजिटिव माइंडसेट। एक अपने अंदर भी करेज आता है कि हाँ अब हम स्टेप लेंगे, क्योंकि लाइफ में सबसे बड़ा पहलू होता है आप बहुत सोच रहे हो कि ये करना है ये करना, बट आप स्टेप नहीं ले पा रहे। और अगर पहला स्टेप ही ना ले पाओगे तो आपके लिए जो सपोर्ट करेगा दूसरा स्टेप कहाँ से लेगा? गवर्नमेंट सपोर्ट मिलता है? नहीं बिल्कुल भी नहीं। उम्मीद करते हो गवर्नमेंट सपोर्ट? यस बिल्कुल। क्यों करते हो? क्योंकि बहुत एक्सपेंसिव स्पोर्ट है और एडवेंचर स्पोर्ट बहुत इजी भी नहीं है, रिस्की भी है। आप ये भी नहीं बोल सकते कि आप अपने लिए कर रहे हो, आप एक टीम वर्क के लिए कर रहे हो, आप देश के लिए चीज़ें कर रहे हो। उससे क्या होता है कि आप आई थिंक इसे रोशन करने वाली, देश का नाम रोशन करने वाली, माँ बाप का नाम रोशन करने वाली या दिल को सेटिस्फाई करने वाली, ये सब चीज़ें बहुत मुझे एडवेंचर फील्ड में जाने के बाद बहुत प्रैक्टिकल हो गई हूँ मैं इन सब चीज़ों के लिए। बट एक इन सब चीज़ों को करने के बाद एक स्टेबल लाइफ जीना, जितनी आपने मेहनत की है, एक अच्छी लाइफ जीना, वो डिजर्व करते हैं सारे लोग, और सारे एथलीट वो डिजर्व करते हैं। बजाय इसके कि रोशन कर दिया देश का नाम, बजाय इसके कि घर का नाम रोशन कर दिया, बट जो उसके पीछे मेहनत लगी है, जिसके उसके पीछे आपका खून पसीना एक हुआ, उसके पीछे आपके जो पैसे खर्च हुए हैं, उसके बाद कम से कम डिजर्विंग एक लाइफ मिले, अच्छी लाइफ मिले, सुकून से जी सके, सुकून से रह सके। नॉट वाही ऐसा कुछ कोई वो नहीं है। एक स्टेबल, एक सपोर्टिव या स्टेबल लाइफ मिल पाए। हाँ, और दूसरों को भी हेल्प कर पाए, राइट। जिनके पैशन है जिनका। विंटर स्पोर्ट्स में इंडिया या इंडियन, क्योंकि आप जो भी स्पोर्ट्स बोले मोस्टली विंटर स्पोर्ट्स ही है। विंटर स्पोर्ट्स के बारे में ऑडियंस बहुत जन को पता ना भी होगा, तो जिनको पता है तो उनके लिए ठीक है, जिनको नहीं पता उनके लिए बता दो। विंटर स्पोर्ट्स बेसिकली वो स्पोर्ट्स होते हैं जो बेसिकली ग्लेशियर, आइस या विंटर इकोसिस्टम में, ठंड के इकोसिस्टम में खेला जाता है। जैसे नताशा स्कीइंग करती है। खेलो इंडिया में 6 डिसिप्लिन्स होते हैं। ओके। सबसे पहले अल्पाइन स्की होता है, फिर स्की माउंटेनरिंग होता है, स्नो बोर्डिंग होता है, और स्नो शोइंग होता है, जैसे भागना। अच्छा। स्नो मैराथन। अच्छा। स्नो के ऊपर दौड़ना। हाँ जी। तो ऐसे 6 डिसिप्लिन होते हैं उनके। इंडिया का फ्यूचर है इसमें, मतलब लोग नॉर्डिक स्की होती है। हाँ जी, लोग हैं ऐसे, है अभी काफी सारे लोग हैं लोकल दिखता है ऐसा मतलब लोग जी है जो विंटर स्पोर्ट्स करते हैं, उनके अंदर है वो लोग। हाँ, उनको कुछ एक लोगों को मिलता है जो काफी पहले से 10-15 सालों से स्की करते आए हैं, जिनके पेरेंट्स भी उसी चीज में हैं। ओके। हाँ, तो टैलेंट हंटिंग भी होता है वहाँ से कि उनको फिर कोई स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया उसको ट्रेन कर रहा है, ऐसा कुछ होता है क्या? अभी तक शायद अल्पाइन स्की है जो मेरी नॉलेज तक, उनको ही अभी फंड और SI जो एसोसिएशन है वो हेल्प कर रहा है। उसके अलावा जो मैं स्पोर्ट करती हूँ स्की माउंटेनरिंग, उसके लिए कोई भी अभी हेल्प नहीं मिलती। हमारे को खुद ही ट्रेनिंग करनी पड़ती है, 2-2, 3-3 महीने हमारे को खुद ही गुलमर्ग में अपने ट्रेनिंग पैसे देने होते हैं, और गुलमर्ग बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। हाँ जी, तो वहाँ पे रहना, खाना, वहाँ की ट्रेनिंग, आपके गियर इतने महंगे होते हैं, 4-5 लाख के तो हमारे गियर होते हैं। तो वो सब खुद ही सब कुछ मैनेज करना पड़ता है। मतलब आप जो एक्सपीडिशन से अर्न करते हो वो अर्निंग्स को वहाँ पर आपको लगाना पड़ता है। आपने खुद ही एक सर्वाइवल मोड एक बिल्डअप कर लिया है, क्योंकि मेरा पैशन है, इसलिए। ये सीखने वाली बात है। अगर आपका पैशन है और वो पैशन से आपने एक प्रोफेशन बनाया, आपका ब्रेन ही अपने आप एक सर्वाइवल मोड डिजाइन करता है।
लोग बोलते हैं ना भैया इसमें पैसा है तो जाएंगे उसमें। आपका पैशन है तो आप खुद ही डिजाइन करते हो कि मुझे वहां से कैसे अर्न करना है और मैं अपना पैशन को कैसे प्रोफेशन बना सकूं और वो प्रोफेशन के थ्रू कैसे अर्न कर पाऊँ। हाँ, और इन दी एंड एक एथलीट को एक्चुअली में मुझे नहीं लगता कि उसके जीतने के बाद उसको कुछ मिले ना मिले, बट एटलीस्ट उसकी ट्रेनिंग के लिए और जो वो चीज़ें स्पेंड कर रहा है, अपना हार्ड वर्क जो कर रहा है, वो तो गवर्नमेंट को सपोर्ट करना चाहिए। आप माउंटेनिंग भी कर रहे हो, आप स्कीइंग भी कर रहे हो, आप मैराथन भी दौड़ रहे हो हाई ऑल्टीट्यूड में, आप स्नोबोर्डिंग भी कर रहे हो, इतना कुछ कर रहे हो, राइट। और आप इस कम्युनिटी के लोगों को भी देख रहे हो, जान रहे हो। कोई बहुत प्रिविलेज क्लास से भी आ रहा है, किसी में बहुत इच्छा है बट उतना प्रिविलेज नहीं है, वो भी स्ट्रगल कर रहा है। तो आपने डिफरेंट पॉकेट्स को भी देखा है। प्लीज। मेरे लिए ऐसा नहीं है कि मैं माउंटेनियरिंग कर रही हूँ, स्कीइंग कर रही हूँ, रनिंग कर रही हूँ। मैं जो जैसे एज ए ह्यूमन बीइंग हूँ, मेरे को चैलेंजिंग चीजें करना पसंद है और मुझे एक्सट्रीम चीजें करना पसंद है, चाहे मैं साल में 2 बार करूँ, चाहे मैं हर महीने करती रहूँ, क्योंकि वो मेरा नेचर है और मैं उसी के लिए काम कर रही हूँ। और उससे पहले भी मुझे कोई सरकारी सपोर्ट नहीं मिला है या पैसे नहीं मिले हैं कि तुम ये ट्रेनिंग करो। मेरे लिए तो मेरे फादर का ही सबसे बड़ा ऐसा था कि वो मिल जाए, वो उनकी हाँ मिल जाए तो मैं ये चीज करूँ, क्योंकि ऐसे एक छोटे से गांव से निकल के ऐसे अपने पैशन को करना, तो पैशन के लिए मैं ये डिमांड नहीं करती कभी कि मुझे पैसे दो। करेक्ट। वो मेरा माइंड सेट ही नहीं है। बट अगर तुम मुझे इनवाइट कर रहे हो एज अ विंटर स्पोर्ट्स खेलने के लिए, एज अ पार्टिसिपेट, क्योंकि तुम जानते हो मैं कैपेबल हूँ उस चीज के लिए, तो तुम अगर मैं अपने एक देश को रिप्रेजेंट कर रही हूँ और मैं प्राउड के साथ खेल रही हूँ कि वाह मुझे ये बहुत अच्छा मौका मिला है कि मैं एज अ स्पोर्ट्समैन अपने राज्य को प्रतिनिधित्व कर रही हूँ, तो उनकी एक छोटी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हमें एटलीस्ट उन गियर को प्रोवाइड करे, उन चीजों को प्रोवाइड करे जो बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीम एक्सपेंसिव है, जो हम नहीं अफोर्ड कर सकते, दिक्कत हो जाती है, और ट्रेनिंग हम जो नहीं कर सकते क्योंकि हमारा पैशन ही पहले से ऐसा है जहाँ पे हमारी पूरे साल भर की इनकम लग जाती है। पैशन कोई, उसके लिए हम कभी कोई सरकारी हेल्प नहीं मांगते, क्योंकि माउंटेनियरिंग के लिए आप देखोगे इतने सारे लोग पहाड़ चढ़ के आते हैं, किसी को कोई इतना ज्यादा सपोर्ट नहीं है, सब अपने पैसे दे के जाते हैं, सब अपने रिस्क पे जाते हैं और सब रिस्क से वापस आते हैं और अपने पैसे खर्च करके आते हैं। ये जो डिफरेंट स्पोर्ट्स को ऑर्गेनाइज करते हैं, डिफरेंट या गवर्नमेंट बॉडी हुआ या प्राइवेट बॉडी, वो सिर्फ खाली ऑर्गेनाइज करते हैं और वो जो सपोर्टिंग गियर या ट्रेनिंग, आप जिसको भी पार्टिसिपेंट बुला रहे हो, आप ये बात तो मैं अग्री करूँगा, आपको पता है कि वो डिजर्व करते हैं इसलिए आप पार्टिसिपेंट बुला रहे हो, तो वो हर पार्टिसिपेंट को कुछ सपोर्ट नहीं करते, बस जो फाइनल जीता उसको एक प्राइज दे दिए, एक मेडल दे दिए, और वो खेलते टाइम थोड़ा सपोर्ट पहुंचा दिए, बट जो मेन डोनेशंस आया या सब स्पॉन्सरशिप आया, उससे आप अपना ही ब्रांडिंग कर लिए। जी। और आप स्पोर्ट्समैन को एज अ मीडियम यूज करिए। स्की माउंटेनियरिंग है जो नया स्पोर्ट्स है, तो अभी जो यहाँ के जो इंडियन प्रेसिडेंट है स्की माउंटेनियरिंग के, वो कोशिश करते हैं कि इसको थोड़ा सा डेवलप किया जाए इस उसको, बट अगर आपका ये साई ही इसको अप्रूवल नहीं देगा तो कहाँ से हम। जी, अकेला बंदा अकेला कितना कर लेगा, वो जितना कर सकता है वो करने का कोशिश कर रहा है, जैसे आपने प्रेसिडेंट साहब के बारे में बताया। बट मुझे थोड़ा बहुत जितना समझ में आया, इवन जो कोई भी मिनिस्टर हो या कोई भी सेलिब्रिटी जो आके मेडल दे रहा है, वो भी फोटो खिंचवा रहा है, वो भी उसको बैकएंड पता नहीं, जो जिसको मेडल पहना रहा है उसको कितना डिफिकल्टी फेस करना मींस कि मैं ट्रायल भी दे रही हूँ, मैं इनवाइट भी हो रही हूँ कि ठीक है आपको स्की खेलना है, और ये भी मैं ट्रायल भी दे रही हूँ, उसमें भी निकल रही हूँ, और उसके बाद मेरा कोई पर्सनल पर्पस तो है नहीं उसमें कि ठीक है मैं मुझे एडरलाइन चाहिए, मैं एक्सट्रीम स्पोर्ट्स करती हूँ तो वो मुझे बहुत अच्छा लगता है उसको, और एक स्टेट को रिप्रेजेंट करना एक बहुत ही अच्छी बात है, खुद में ही खुशी होती है, क्योंकि वो हर एक स्पोर्ट्समैन को पता है, क्योंकि स्पोर्ट्समैन का काम ही यही है। लेकिन
अगर आप वो सिर्फ एक ही चीज कंटिन्यूसली कर रहे हो और उसको सपोर्ट नहीं मिल रहा, तो आई थिंक वो अगला जो जनरेशन आएगी डिमोरलाइज हो जाएगा। उसके लिए भी मुश्किल है। और जो जो गांव में टैलेंट है, छोटी छोटी जगह पे टैलेंट है, उनको कभी मौका ही नहीं मिलेगा जीवन में। अब यही बात से आपका मेरे दिमाग में ये आ रहा, तो अगला जनरेशन को क्या ये सब में एडवेंचर स्पोर्ट्स में या माउंटेनिंग में इंटरेस्ट है, तो उनको क्या फ्यूचर में सोचना चाहिए, इसमें आना चाहिए? सोचना चाहिए। क्यों? अगर गवर्नमेंट सपोर्ट ही नहीं है तो? गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं है तो आई थिंक जैसे मैं कर रही हूँ पैशन के लिए, जिसको पैशन इज पैशन। हाँ, ट्रू, अग्रीड आना चाहिए। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं आई थिंक, जैसे आपने बोला थर्नीडो में ऐसे लोग आते हैं जो कि बहुत सारे आईटी सेक्टर में काम करते हैं। हाँ जी, हाँ जी। बट वो फुल टाइम माउंटेनियरिंग भी नहीं कर सकते क्योंकि इतना एक्सट्रीम महंगा स्पोर्ट्स है कि वो उनको भी अपना लाइफ का सर्वाइवल चलाना है, राइट? तो पर वो पैशन ही से ही कर रहे हैं। तो दो ऑप्शंस जो मेरे को समझ में आ रहा है, एक आप पैशनेटली इसको एज अ फुल टाइम चूज कर रहे हो, तो साथ में आपको दिमाग में ये भी जनरेट कर रहे हो कि इसके साथ आप इकोनॉमिकली कैसे सरवाइव करोगे, जो आप एज अ ट्रेनर, एज अ गाइड, एज अ डिफरेंट एस्पेक्ट्स है। दूसरा, आपके अंदर आप कुछ काम कर रहे हो, यू आर इनटू डिफरेंट जॉनर, ठीक है? आप मूवी मेकर हो, आप इंजीनियर हो, आप डॉक्टर हो, आप गवर्नमेंट सर्वेंट्स हो, आप टीचर हो, आप कहीं भी कुछ कर रहे हो, बट कहीं ना कहीं आपके दिल में है कि यार मुझे ये करना था। आपके लिए भी जगह है। वो क्या है? आप अपने बिजी टाइम शेड्यूल से वो समय निकालना और सही लोगों से, सही कम्युनिटी के साथ जुड़ जाना जो इस चीज़ में है, तो आप आस्ते आस्ते चीज़ों को जा पाओगे, क्योंकि लाइफ बहुत प्यारा चीज़ है। आप कैसे दिशा देते हो वो मैटर कर जाता है। दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड। थैंक यू नताशा, हमारे साथ बात करने के लिए और हमारे यूथ को, हमारे यंगर जनरेशन को एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव देने के लिए।